Guys, new episode is out now. Like the video and as we know, हमारा 500 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है तो जल्दी से पूरा करो यार। इस एपिसोड में बहुत मजा आने वाला है, तो मैं अपना ज्यादा रंडी रोना नहीं करता हूँ, डायरेक्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। कैसा रहा? तुमने अच्छी तरह देखा? जैसे ही फोर्स वाइकाउंट स्ट्रैटफोर्ड के मैंशन वाली स्ट्रीट से निकली, उसने देखा जियो डाउन और वेकेंट एक्सप्रेशन के साथ बाहर आ रही है। जियो ने हेजिटेट करते हुए सर हिला दिया। हाँ, देखा। ये कहते हुए वो होश में आई और शॉक में बोली, मैं उसे जानती हूं। नहीं, उससे। उससे? फोर्स कंफ्यूज हुई। जियो ने हैबिचुअली अपने आसपास ऑब्जर्व किया, फिर कहा, वो शर्मिन है। वो शर्मिन जिसका मैंने तुम्हें बताया था। वो एक्चुअली एक औरत बन गई। फोर्स स्टन रह गई, सबकॉन्शियसली पूछा, क्या तुमसे गलती हुई? क्या वो शर्मिन की सिस्टर हो सकती है? जियो ने फर्मली सर हिलाया। नहीं, उसने खुद एडमिट किया और मुझे बताया कि मैं उसे डिस्टर्ब ना करूं। वो अपने पास्ट से बिट फेयरवेल करना चाहती है। लेकिन वो कैसे एक औरत बन गया? फोर्स की आंखें घूमी और अचानक उसे कुछ याद आया। उसने सोचते हुए कहा, ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। एक बियॉन्डर पाथवे है जो एक आदमी को एक सर्टन स्टेज पर एक औरत बनाने देती है। उसे याद आया मिस जस्टिस ने फ्री एक्सचेंज सेशन में कुछ ऐसा मेंशन किया था। सच में? जियो की आंखें फैल गई डिसबिलीफ में पूछती हुई। हाँ, फोर्स को पहले ही एग्जैक्ट कंडीशंस याद आ गई। उसने रादर कॉन्फिडेंट जवाब दिया। ये जियो तुरंत एक्सेप्ट नहीं कर पाई, लेकिन वो कोई रिबटल नहीं ढूंढ पाई। उसने सिर्फ पूछा, कौन सी पाथवे है? फोर्स ने जवाब दिया, डीमनेस। वो असैसिन पाथवे है। डीमनेस? शर्मिन एक्चुअली डीमनेस बन गई? जियो ने अपने आप से रिपीट किया। अचानक उसकी आवाज बुलंद हो गई। क्या वो एडवांटेज लिए जा रही है? नहीं, मुझे उसे वॉर्न करना होगा। जैसे ही उसने ये कहा, जियो ने मुड़कर बड़े स्ट्राइड्स के साथ दौड़ लगाई, रेंटल कैरेज को फिर से पकड़ने की कोशिश में। लेकिन वो कुछ ब्लॉक्स चेस करने के बाद टारगेट नहीं ढूंढ पाई। शर्मैन और कैरेज लगता था थिन एयर में गायब हो गई। जियो ग्रेजुअली स्लो हो गई और आखिर रुक गई। उसने आगे बसलिंग स्ट्रीट्स को कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन से देखा। उसके पीछे फोर्स कुछ दीवारों से गुजरती हुई आखिर उसे कैच कर पाई। गॉन, जियो ने विस्पर किया। फोर्स ने भी आगे अपनी नजर डाली और थॉटफुली जवाब दिया, हम डिस्कवर हो गए। जियो के बोलने का इंतजार किए बिना उसने सर घुमाया और साय किया। चलो वापस जाते हैं और दूसरा मौका ढूंढते हैं। जियो ने आगे कदम नहीं बढ़ाया, वहीं खड़ी रही। कुछ सेकंड्स बाद जियो ने फोर्स के पजल्ड नजर के साथ कहा, जब उन्हें प्रॉब्लम का पता चला, क्या वो अपनी प्लान्स को पहले ही स्पीड अप करेंगे? पॉसिबल है। अगर वो नहीं चाहते कि उनकी प्लान्स फॉइल्ड हों, तो वो आज रात एक फाइनल स्ट्राइक करने की कोशिश कर सकते हैं, जब हम प्रिपेयर्ड नहीं हैं। चलो वाइकाउंट स्ट्रैटफोर्ड की जगह वापस जाते हैं और एक कंसील्ड स्पॉट में छुप जाते हैं। हम मॉनिटरिंग कंटिन्यू करेंगे। जियो ने तुरंत सर हिलाकर बिना किसी हेजिटेशन के जवाब दिया, ओके। डॉक एरिया में एक वेयरहाउस जो गुड्स से भरा हुआ था। शर्मिन एक गंदे वुडन क्रेट पर बैठी थी। उसके हाथ पीछे क्रॉस थे और उसके बॉडी पर पतले लेकिन फर्म स्पाइडर वेब्स लिपटी हुई थी। वो ऐसी लग रही थी जैसे ट्रांसपेरेंट ककून में बंद हो, एक भी आवाज नहीं निकाल पा रही। तुम्हारी लिए बुरा नहीं है। ट्रिसी शर्मिन के सामने खड़ी थी। उसके हाथ में पिच ब्लैक फ्लेम थी जो इंक की तरह जल रही थी। अगर तुम कर्ज तोड़ना चाहते हो और उसे ले जाना चाहते हो, तो तुम्हें मेरे क्वेश्चन का जवाब देना होगा बिना कुछ छुपाए। इस पल एक और फिगर वेयरहाउस के कोने में अपीयर हुई। उसके फेशियल फीचर्स चार्मिंग थे, मिलकर एक एब्नॉर्मली स्वीट लुक बना रहे थे। वो हर यंग लैड की यूथ की फैंटेसी की लवर जैसी लगती थी। वो कोई और नहीं, डीमनेस ट्रिसी थी। वाइकाउंट स्ट्रैटफोर्ड के रिस्पॉन्स का इंतजार किए बिना उसने अपना राइट हैंड उठाया और एक पिच ब्लैक फ्लेम कॉन्ज्योर की। वाइकाउंट स्ट्रैटफोर्ड का चेहरा, हाथ, गर्दन और एक्सपोज्ड स्किन इंस्टेंटली ट्रांसपेरेंट हो गई और हर ब्लड वेसल में एक ब्लैक फ्लेम साइलेंटली जल रहा था, साइलेंटली फ्लो कर रहा था। वाइकाउंट स्ट्रैटफोर्ड की आंखों का पेन इमीडिएटली पीक पर पहुंच गया, लेकिन अगले पल गायब हो गया। उसका एक्सप्रेशन एक्सट्रीमली कोल्ड हो गया। उसकी आंखों में जिबिंग लुक आया। ऐसा लगा जैसे कर्स वो नहीं, बल्कि दूर खड़ी ट्रिसी वो। वेयरहाउस के कोने में ट्रिसी अचानक ब्लैक फ्लेम्स में बर्स्ट हो गई। डेंस काउंटलेस स्पाइडर वेब्स अपीयर हुए, लेकिन वो जल नहीं सके। एक ब्लिंक में ट्रिसी शर्मिन की तरह ट्रांसपेरेंट ककून में सील हो गई। वो हिल नहीं पा रही थी, न भाग सकती थी। वेयरहाउस के ऊपर एक वेंटिलेशन वेंट में एक फिगर अपीयर हुई। वो एक औरत थी जिसकी उम्र ऑब्वियस नहीं थी। उसने एक सिंपल और सेक्रेड व्हाइट रोब पहना हुआ था।
उसके ब्लैक हेयर, ब्लू आईज स्वीट और ब्यूटीफुल लगती थीं, एक इनडिस्क्राइबेबल चार्म देती थीं। कटारीना पेले, ट्रिसी ने लगता है अपनी सारी स्ट्रेंथ लगा दी, फिर एक नाम चिल्लाया। इस पल वाइकाउंट स्ट्रैटफोर्ड ने अपने बॉडी को पकड़ा और एक इल्यूजरी डॉल निकाली जो थिक ब्लैक फ्लेम से ढकी हुई थी। उसने शर्मिन की तरफ देखा और ट्रिसी की तरफ मुस्कुरा दिया। लाइफ से रिलेटेड मैटर्स में मैं कभी लापरवाह नहीं होता। जब वो फेलो साइक्स मरा, मुझे पता था कि एक दिन मेरी बारी आएगी। हैं, जब तुम मुझे हंट कर रही हो, इसका मतलब है कि ऑब्वियसली दूसरे भी हैं जो तुम्हें हंट करना चाहते हैं। हम बहुत पेशेंट थे। डरा के तुम भाग जाओगी, हमने कुछ नहीं किया और आज तक इंतजार किया। और हाँ, तुम्हारा गिफ्ट अच्छा था। वाइकाउंट स्ट्रैटफोर्ड के शब्दों को सुनकर शर्मिन, जो अभी भी हैबिट से स्ट्रगल कर रही थी, इंस्टेंटली रुक गई। उसका एक्सप्रेशन ब्लैंक हो गया। उसकी आंखें फैल गईं, लेकिन कोई फोकस नहीं था। उसकी आंखों की नज़र गहरी होती गई। लव, ट्रिसी अचानक हंसा, सीमिंगली खुद को मॉक करते हुए। उसे बिल्कुल टेंशन नहीं थी। मेग और मैनर, रात हो गई थी। 20 से ज़्यादा गेस्ट्स को सेटल करने और अगले दिन की हंटिंग ट्रिप की प्रेपरेशंस करने के बाद क्लेन को नींद आने के थोड़ी देर बाद ही जाग पड़ा। उसके इंट्यूशन ट्रिगर हुआ और उसके माइंड में एक सीन बना। ब्रिगेडियर जनरल कोनस किलगौर, जो शर्ट और टैंट पहना हुआ था, गेस्ट रूम की विंडो से चुपके से बाहर उड़ गया। वो बाहर लॉज ऑफ नेचर के अगेंस्ट लैंड किया। मैंने अभी तक एक्शन नहीं लिया। वो अपने गोल्स के लिए यहां आया है। एक थॉट से उसने कॉकरोच को बाहर कंट्रोल किया और उसे अपना मैरियोनेट बनाया। फिर उसने उसकी आंखों से आसपास को ऑब्जर्व किया। ऑलमोस्ट एक ही समय कोनस किलगौर अपीयर हुआ। इस डेमीगॉड के मेगर मैनर छोड़ने के बाद उसने तुरंत डिस्टेंस को डिस्टॉर्ट किया और क्विकली टसक रिवर के साउथ बैंक पर पहुंच गया। वो उसे पार करने की तैयारी में था। कॉकरोच चुपचाप देखती रही, कोई रिएक्शन के बिना। वो टसक रिवर के साउथ बैंक की तरफ जा रहा है। वो क्या करना चाहता है? क्या उसे हंटिंग की प्रेफरेंस सबर्ब्स में है ताकि वो ऐसे एक्शंस को कंसील कर सके? उसने मुझे मेगर मैनर इसी रीजन से इंट्रोड्यूस किया। MI9 डेमीगॉड के टसक रिवर के साउथ बैंक पर कदम रखने के बाद क्लेन को अचानक एक बात याद आई। जब वो अंडरग्राउंड रुइंस से भागा था, जहां इन जैंग्विल और साथी थे, वो बैकलैंड के नॉर्थ वेस्ट में कहीं था। ये टसक रिवर का साउथ बैंक था, जो मेगर मैनर से काफी क्लोज था। चैप्टर 1020 डीमनेस के तरीके। अपने थॉट्स दौड़ते हुए क्लाइन ने अचानक पोजीशन स्वैप कर ली अपने वैले इनूनी के साथ, जो ऑपोजिट रूम में था। और मैनर की मेन बिल्डिंग से 150 मीटर्स दूर एक ग्रेपवाइन के नीचे एक धीरे धीरे क्रॉलिंग सेंटीपीड अचानक स्टिफ हो गई, फिर रिलैक्स्ड। ऑलमोस्ट एक ही समय उसका बॉडी उसकी लोकेशन से वैनिश हो गया। ब्लू और वाइट चेकर्ड पजामाज में ड्वेन डांटेज अपीयर हो गया। क्लाइन ने फिर से अपनी मैरियोनेट से जगह बदल ली। उसने डिसाइड किया कि वो इस तरीके से चुपके से कोनस किलगौर को टेल करेगा और फिगर आउट करेगा कि वो कहाँ जा रहा है या क्या करने की प्लान बना रहा है। चाहे वो सिर्फ एक बार में 150 मीटर्स मूव कर सकता था और 2 से 3 सेकंड्स का गैप हर मूव के बीच था, क्योंकि टारगेट को मैरियोनेट में बदलने में टाइम लगता था। ये फ्लेमिंग जंप या गैलीपोर्ट से ज्यादा कंसील्ड था। इससे कोनस किलगौर के लिए उसे डिटेक्ट करना मुश्किल था। आखिर वो एक डेमीगॉड से डील कर रहा था। चाहे स्पिरिचुअल इंट्यूशन का डोमेन बेस्ट न हो, एक डेमीगॉड को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। इसी लॉजिक से क्लाइन ने क्रीपिंग हंगर का इस्तेमाल शैडोज में छुपने के लिए नहीं किया, क्योंकि वो रिलेटिवली स्लो था, चाहे उसे रादर वेल कंसील कर दे। डेमीगॉड को कैचअप करना इम्पॉसिबल था। डार्क नाइट स्काई के नीचे मैगवर मैनर से टसक रिवर के साउथ बैंक तक जो रैट्स, स्नेक्स, स्पाइडर्स, फिश उस स्ट्रेच में एक्टिव थे, स्टिफ हो गए और स्लगिश हो गए। उन्हें एक के बाद एक मैरियोनेट में कन्वर्ट किया गया। उनकी मदद से क्लाइन कॉन्स्टेंटली मूव करता रहा बिना कोई स्टर किए। जल्द ही वो टसक रिवर के साउथ बैंक पहुंच गया और कोनस किलगौर को कैचअप करने के बाद उसने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस मेंटेन किया। एक बिजारो सॉर्सरर के लिए चाहे मैरियोनेट उसके कंट्रोल की रेंज से बाहर चला जाए, वो तुरंत कंट्रोल स्टेट से एस्केप नहीं करेगा या इमीडिएटली मरेगा। बिना बिजारो सॉर्सरर के कॉन्शियसनेस के कैटलिस्ट के ये प्रोसेस रादर स्लो था और लगभग 10 मिनट की जरूरत थी। इसलिए क्लाइन चिंता नहीं कर रहा था कि वो अपने मैरियोनेट इनूनी को खो देगा टेलिंग करते वक्त। जब तक वो 10 मिनट के अंदर वापस आ जाए, वो अपने मैरियोनेट को कंट्रोल करता रहेगा। साइलेंटली क्लाइन ने कोनस किलगौर को अपस्ट्रीम फॉलो किया। डेंस फॉरेस्ट से गुजरते हुए वो किनारे के पास वाले पहाड़ पर चढ़ गए। इस पल कोनस किलगौर, जो वेस्ट या कोट नहीं पहना था, अचानक रुक गया। उसने अपने आसपास चेक किया और अपनी सर्च की रेंज फैला दी, जैसे वो अपना टेरिटरी क्लेम कर रहा हो। ये देखकर क्लाइन और नहीं रुका।
उसने तुरंत अपने मैरियोनेट से जगह बदल ली और बार बार पीछे हटकर MI9 के डेप्यूटी डायरेक्टर से लगभग 3 किलोमीटर दूर चला गया। इस पल उसने आगे वाले मैरियोनेट्स का कंट्रोल छोड़ दिया। कुछ बग्स की मौत से कोई सस्पिशन नहीं होगी, ये आउटस्कर्ट्स और जंगल्स में बहुत कॉमन है। किंग ऑफ द 5 सीज एक फाइटिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है जो उसके लिए फेवरेबल हो। क्या कोनस किलगॉर, जो ब्लैक एम्परर पाथवे का डेमीगॉड है, उसके पास ऐसे रीजन को डिमार्केट करने की एबिलिटी है? वो सर्टेन रूल्स को चेंज, बूस्ट और यूज कर सकता है और जो भी उसे टेल करे खुद को एक्सपोज कर दे बिना छुप सके। ये बहुत पॉसिबल है। क्लाइन वॉरेली अपनी पजामा पॉकेट में रखा गोल्ड कॉइन निकाला। उसने उसे अपनी उंगलियों से गुजारा और फ्लिप किया। इस बार उसने डेलिबरेटली अपनी स्ट्रेंथ कंट्रोल की और कोई फ्लिकिंग साउंड नहीं निकाली। गोल्ड कॉइन साइलेंस में ऊपर उठी और उसकी हाथ में आ गई। बिना नीचे देखे गोल्ड कॉइन का फेस नेचुरली उसके माइंड में रिफ्लेक्ट हो गया। वो हेड्स था। इसका मतलब था कि आगे अनॉमली में एक्सट्रीम डेंजर है। एक्सपेक्टेड था डेमीगॉड से। ऐसी एबिलिटीज एनविएबल हैं, लेकिन क्या तुम सोचते हो कि तुम मेरी टेलिंग से बच जाओगे? क्लाइन ने अंदर हिस्क ऑफ किया और एक एबनॉर्मली सिक्लूडेड स्पॉट ढूंढा और खुद को गर्मन स्पैरो में बदल लिया। उसके बाद उसने हाथ जोड़े और मुंह के पास लाकर विस्पर किया, ब्लेसेड ऑफ द सी एंड स्पिरिट वर्ल्ड, गार्डियन ऑफ द रोस्टेड आर्किपेलागो, रूलर ऑफ द अंडरसी क्रीचर्स, मास्टर ऑफ सुनामीज एंड स्टॉर्म्स, द ग्रेट कालवेटुआ। प्रेयर के बाद क्लाइन ने तुरंत 4 स्टेप्स काउंटर क्लॉकवाइज लिए और ग्रे फॉग के ऊपर पहुंच गया। वो द फूल की सीट पर बैठा और बोन सेप्टर को बुलाया जिसके टिप पर ब्लू जेम्स एम्बेडेड थे। फिर अपनी प्रेयर की मदद से क्लाइन ने सी गॉड सेप्टर का यूज करके बिलीवर्स को रिस्पॉन्ड किया और गर्मन स्पैरो के आसपास का एरिया देखा। फिर उसने अपनी फील्ड ऑफ व्यू उठाई और सराउंडिंग एरिया देखा। इसे ओरिजिन बनाकर उसने अपनी विजन को 5 नॉटिकल माइल्स तक फैला दिया। ये सी गॉड सेप्टर की लिमिट थी बिलीवर्स की मदद से ऑब्जर्व करने की। और इस तरह वो एरिया जहां कोनस क्लाइन ने डेजिग्नेट किया था, जहां कोई भी ऑब्जेक्ट उसकी नोटिस से बच नहीं सकता, क्लाइन की विजन में अपीयर हो गया। डॉक एरिया में एक वेयरहाउस जो गुड्स से भरा हुआ था। लव। ट्रिसी के चकल करने के बाद उसकी फिगर फेंट हो गई, जैसे वो नाइट लेक की लस्टर में नहाई जा रही हो। एक ब्लिंक में ट्रिसी, जो डीमनेस ऑफ अनएजिंग कतारीना पेल्ले द्वारा लेयर्स ऑफ सिल्क से टाइटली बाउंड थी, एक इल्यूजरी मिरर में बदल गई। वो एक फुल बॉडी मिरर था जो एक शख्स से भी लंबा था। उसमें एक्वियस लाइट शिमर कर रही थी और एक घोस्टली हैलो उसमें से उभर रहा था, जैसे वो एक डोर हो दूसरी दुनिया की तरफ। उस पल वो सामने के सीन को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था, बजाय उसने एक रूम आउटलाइन किया। रूम डिमली लिट था। बेड और फर्नीचर को काउंटलेस छोटे टुकड़ों में काटकर बिखेर दिया गया था। सिर्फ सेंट्रल रीजन स्पिक एंड स्पैन था। ट्रिसी वहां खड़ी थी, डार्क ब्लैक ड्रेस पहनी हुई। उसके बाल स्मूथली डाउन आए और हवा में लहराए, जैसे उसके फेस की एबनॉर्मल फेयरनेस को एक्सेंचुएट कर रही हो। वो फोक टेल्स की फीमेल घोस्ट की तरह दिख रही थी। वो एक्चुअली प्रेजेंट नहीं थी और इल्यूजरी मिरर को यूज करके अपनी फिगर और स्ट्रेंथ रिमोटली प्रोजेक्ट कर रही थी। ऐसा लगा जैसे सब कुछ रियल हो। इसलिए वो बिल्कुल फ्लस्टर्ड नहीं थी जब उसे कंट्रोल किया जा रहा था और हंट किया जा रहा था। ये सीन देखकर कतारीना, पहले जो सिंपल और होली वाइट रोब्स में पहनी हुई थी, ने हेजिटेट नहीं किया और एक श्रीक निकाली। इनविजिबल वेव्स क्विकली फैल गईं। उसके बाल फैल गए, हर स्ट्रैंड क्लियर और डिस्टिंक्ट। वे थिक और ग्रेइश वाइट कलर से रंगे थे। इल्यूजरी फुल बॉडी मिरर अचानक वाइब्रेट और शेक होने लगा, जैसे वो ब्रेक अपार्ट होने के किनारे पर हो। और जिस मेसी रूम को वो रिफ्लेक्ट कर रहा था, बेड, डेस्क और चेयर्स के फ्रैगमेंट्स ग्रेइश वाइट हो गए, अपनी लश्कर खो दी, जैसे वो रॉक्स हों। ट्रिसी के सामने ब्राउनिश येलो फ्लोर ग्रेइश वाइट रॉक्स में बदल गया और क्विकली एक सर्जिंग टाइडल वेव की तरह रूम के अकेले इंसान की तरफ फैलने लगा। ट्रिसी ने रेजिस्ट करने की कोशिश नहीं की। वो मुड़कर हाथ पीछे लहराते हुए ओपन विंडो की तरफ लीप की। मिड एयर में इनविजिबल स्पाइडर वेब्स जो उसकी थी, फेज्ड इनटू एग्जिस्टेंस। वो डार्क हो गईं और ग्रेइश वाइट कलर्स की तरफ फैल गईं। साथ ही डार्क और प्रोफाउंड फुल बॉडी मिरर में एक के बाद एक क्रैक आने लगे। इल्यूजरी शैटरिंग साउंड्स के बीच वो टूटकर वैनिश हो गई। लेकिन फुल बॉडी मिरर के कंप्लीटली वैनिश होने से पहले पेट्रिफाइड रूम के अंदर ग्रेइश वाइट कलर्स स्ट्रेंजली रिसीड हुए, एक फिगर में मटीरियलाइज हो गई। फिगर ने सिंपल होली वाइट रोब पहनी हुई थी और लशस रेवन ब्लैक बाल थे। वो एक साथ मैच्योर और इनोसेंट लग रही थी, जैसे उसके पास प्रोफाउंड और चाइल्डिश ब्लू आंखें हों। वो डीमनेस ऑफ अनएजिंग कतारीना पहले थी, जो थोड़ी देर पहले वेयरहाउस के अंदर थी।
विस्काउंट स्ट्रैटफर्ड अब ऑपोजिट रूम की सिचुएशन नहीं देख पा रहा था जब घोस्टली ग्लो डिसिपेट हो गई। उसने अपनी नजर वापस खींच ली और शर्मेन पर डाली। उसके फेस पर मिक्स्ड लुक था, फिर वो रिकवर हो गया। ट्रिसी सचमुच पेशेंट थी। मुझे डील करने के लिए उसने एक्चुअली मंथ्स लगाए एक नई डीमनेस को नर्चर करने में। वो तुमसे क्या हासिल करना चाहती थी? इस पल ट्रिसी के कनेक्शन सेवर होने के साथ शर्मेन के गिर्द स्पाइडर वेब्स ढीले हो गए। वे उसे बाइंड नहीं कर पा रहे थे और उसकी फ्रीडम रेस्ट्रिक्ट नहीं कर पा रहे थे। ये ब्यूटीफुल गर्ल ब्लैंक एक्सप्रेशन पहनी हुई वेकेंट लुक की आंखों से जवाब देते हुए बोली, वो चाहती थी कि मैं जानूं तुम सच में किसके लॉयल हो। विस्काउंट स्ट्रैटफर्ड के एक शब्द कहने का इंतजार किए बिना उसने हेजिटेट करते हुए पूछा, आंखें ऑब्वियस कर रही थी कि उसे शब्द ढूंढने में डिफिकल्टी हो रही है। तुमने जो मुझे वादे किए थे उनमें से कितने सच्चे थे? विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड चौंक गया, फिर चकल करने लगा। तुम शायद सबसे सिलिएस्ट और सबसे नाइव डीमनेस हो जो मैंने कभी देखी है। शर्मेन का एक्सप्रेशन फ्रीज हो गया। उसकी आंखों की जो ग्लिमर थी जो वो इतनी मुश्किल से पाई थी, धीरे धीरे फेड होने लगी। वेयरहाउस के बाहर ज़्यूब और फॉर्स शैडोज में छुपी हुई साइलेंट टारगेट एरिया को ऑब्जर्व कर रही थीं। वे उन्हें फॉलो करके यहां तक आई थीं। उनका पेशेंस काम आया। उन्हें पता चला कि रॉयल गार्ड्स का ये कैप्टन रात के अंधेरे में चुपके से अपना मैंशन छोड़कर बैकलैंड ब्रिज के पास डॉक एरिया की तरफ दौड़ रहा है। ज़ियो की शेरिफ पावर का यूज करके उन्होंने उसे ह्यूज डिस्टेंस मेंटेन करते हुए फॉलो किया। उन्होंने कंफर्म किया कि वो सामने वाले वेयरहाउस में गया है। और हां, उन्होंने सेंस किया कि विस्काउंट स्ट्रैटफर्ड की कंडीशन खराब हो गई है, जैसे उसे चोट लगी हो। एक्चुअली हमें यहां आने के रास्ते में एक्शन लेने का मौका मिला था, फॉर्स ने वेयरहाउस के एंट्रेंस को देखते हुए बोला। ज़्यू ने उसकी तरफ देखे बिना जवाब दिया, लेकिन तुमने खुद कहा था कि तुम्हें नैगिंग फीलिंग है कि चीजें इतनी सिंपल नहीं है और वेट करना चाहती हो। यह शायद एक एस्ट्रोलॉजर की इंट्यूशन है, शायद प्रोक्रास्टिनेशन का काम भी है। फॉर्स ने सेल्फ डेप्रिकेटिंग तरीके से जवाब दिया। उन्होंने और कुछ नहीं कहा। साइलेंस फिर से छा गई। वे पेशेंटली वेट करती रहीं। इस पल उनके सामने रैम्ड अर्थ पर एक पिच ब्लैक फ्लेम इग्नाइट हुई। अजीब फ्लेम्स रैपिडली बिखरकर जमीन के साथ चिपककर स्वीप कर गईं। फिर उसने लोएंस टेक्स्ट की एक लाइन आउटलाइन की, ये वो चांस है जिसका तुम इंतजार कर रही हो। ज़्यू और फॉर्स की प्यूपल्स एक साथ फैल गईं। फिर उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, एट अ लॉस फॉर वर्ड्स। कुछ सेकंड्स बाद फॉर्स आखिरकार पूछ ही बनी, क्या करें? चैप्टर 1021 क्रॉस। ज़ोए ने फोर्स के सवाल सुनकर हेजिटेट किया। हम डिस्कवर हो गए। उन्होंने पहले भी ऐसा कुछ कहा था, लेकिन अब वो फिर रिपीट कर रही थीं। लेकिन इसका मतलब वही नहीं था। पहले वो गार्डियन या मॉनिटर के द्वारा डिस्कवर होने की बात कर रही थीं, जब उसने शर्मन को पहचाना। अब मैटर की क्रक्स ये थी कि उनका चॉइस और करस्पॉन्डिंग एक्शंस जो पर्सन बिहाइंड द सीन्स ने एक्सपेक्ट और अरेंज किए थे, उनके पास कोई सीक्रेट्स नहीं थे। इसका मतलब था कि ज़ोए का जो चांस का इंतजार था वो शायद आया था, लेकिन इस मैटर के पीछे क्या है वो इनकॉन्सिवेबल था। अगर हम इस मैसेज के इंटेंशन को फॉलो करें, फाइनल आउटकम ये होगा कि वो अच्छी इंटेंशंस हैं या नहीं, लेकिन वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ज़ोए ने रैशनल एंगल से जोड़ा। जब उसने शी का इस्तेमाल किया पर्सन बिहाइंड द सीन्स के लिए, उसका कारण वो फ्रेग्रेंस थी जो उसने शर्मन को खोजते वक्त महसूस की थी। फॉर्स ने क्वाइटली सुना और सर हिलाकर अग्री किया। हाँ, हम इस मैटर में बहुत पैसिव हैं। सबसे बेहतर ऑप्शन है कि हम यहाँ से चले जाएं। जैसे ही उसने सेंटेंस खत्म किया, उसने वेयरहाउस की तरफ देखा। उसने मुंह खोला, लेकिन आगे कुछ नहीं कहा। उसे शर्मन की पॉसिबल सिचुएशन याद आई और उसे शक था कि वो ग्रेव डेंजर में है, लेकिन उसने आखिर में उसे डेलिब्रेटली इग्नोर कर दिया और उसका जिक्र नहीं किया। उसकी नज़र में शर्मन एक ऐसा शख्स था जो ज़ोए के डिस्क्रिप्शंस में एग्जिस्ट करता था। वो नॉवेल के कैरेक्टर से अलग नहीं था। अगर उसके पास स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी थी उसे बचाने की पासिंग में, वो तैयार थी, लेकिन उसके लिए रिस्क लेना और अपनी फ्रेंड को रैश होने देना, उसकी जान खतरे में डालना डेफिनेटली उसके कंसिडरेशंस में नहीं था। ज़ोए ने सर हिलाकर कहा, ठीक है, हम अभी चले जाएंगे। लेकिन जिस शख्स ने वो कमेंट छोड़ा वो हमें ऐसा करते देख खुश नहीं होगा। वो डेफिनेटली हमें हिंडर करेगा। ऐसे करते हैं, हम अलग अलग डायरेक्शंस में भागेंगे और उस शख्स को एक शख्स चूज करने दें।
जो भी इस एरिया से सक्सेसफुली निकल जाए वो तुरंत कमोशन पैदा करे और ऑफिशियल बियॉन्डर्स को अट्रैक्ट करे। क्यों ना हम यही डायरेक्टली कमोशन पैदा करें? फॉर्स ने सबकॉन्शियसली सवाल उठाया। वो डेफिनेटली स्टॉप या फॉइल हो जाएगा, जोए ने अपना एक्सक्यूज दिया। फॉर्स ने थॉटफुली सर हिला दिया। मेक सेंस। ठीक है, अभी और डिले नहीं करते, शुरू करते हैं। जोए ने एक शब्द नहीं कहा। उसने अपनी ट्रांसपेरेंट, नियरली इनविजिबल ट्रायंगुलर ब्लेड निकाली। पीठ झुकाते हुए वो अपनी हाइडिंग स्पॉट से कूदी और शैडोज के बीच हार्बर से बाहर निकल गई। ट्रायंगुलर ब्लेड एक मिस्टिकल आइटम थी जो उसने 500 पाउंड्स खर्च कर मैम हर्मिट के थ्रू आर्टिजन से बनवाई थी, एंशिएंट रेत के पाउडर और रेमनेंट स्पिरिचुअलिटी का इस्तेमाल करते हुए। इसका नाम विंट्री ब्लेड था। इस वेपन से जो भी मारा जाए, चाहे वो जेंटल टच हो, वो फ्रोजन स्टिफ हो जाएगा। उनके थॉट्स पर कंट्रोल भी चला जाएगा, जैसे वो रेत से पजेस्ड हो। साथ ही जब बैटल कंटिन्यू होगी, विंट्री ब्लेड के एनिमीज के थॉट्स ग्रेजुअली स्लगिश होंगे और उनके एक्शंस रिजिड और डल हो जाएंगे, चाहे वो ट्रायंगुलर ब्लेड को छू न पाएं। और विंट्री ब्लेड के नेगेटिव इफेक्ट्स इतने टेरिफाइंग नहीं थे, और हाँ, सिर्फ एक था। वील्डर धीरे धीरे अपनी बॉडी टेम्परेचर खो देगा और अनडेड में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। एक सर्टेन टाइम लिमिट एक्सीड होने पर यह प्रोसेस इरिवर्सिबल हो जाएगा। इसलिए जोए रिसेंटली ज्यादा जॉगिंग या लाइटनिंग स्पीड्स पर बाइसिकल चलाना पसंद करने लगी थीं, ताकि हीट जनरेट कर टेम्परेचर लॉस को रेजिस्ट कर सकें। लेकिन फिर भी उसने सिर्फ विंट्री ब्लेड को अपनी बॉडी से दूर रखने का टाइम 3 घंटे से 4 घंटे तक बढ़ा पाई थीं। कुछ डिस्टेंस दौड़ने के बाद जोए ने मुड़कर देखा कि फॉर्स पहले ही एक दीवार से गुजरकर चली गई थीं। वो जहां छुपी थीं वहां से वैनिश हो गई थीं। 2 सेकंड्स तक घूरती रहने के बाद जोए ने अपने होंठ काटे और अचानक मुड़कर डायरेक्शन बदली। वो सीधा वेयरहाउस की तरफ बढ़ीं। जल्द ही वो अपने डेस्टिनेशन के पास पहुंच गईं, लेकिन वो जल्दी नहीं कर रही थीं। उसने ऊपर देखा और एरिया ऑब्जर्व किया, सीमिंगली ट्राइंग टू फाइंड एक और पैसेजवे जो अंदर के लोगों के लिए कम नोटिसेबल हो। इस पल उसकी कीन सेंसेस ने उसे सर घुमाया और एक फिगर वॉल के कॉर्नर के आसपास अपीयर होती दिखाई दी। फिगर ने ब्लैक ड्रेस पहनी हुई थी, ब्राउन कर्ली बाल थे, उसके पास लाइट ब्लू आंखें थीं। वो कोई और नहीं, फॉर्स वॉल थीं। तुम चले नहीं गए? सरप्राइज के बावजूद जोए ने आवाज नीचे करना नहीं भूली। फॉर्स ने होठों के कॉर्नर्स कर्ल करते हुए कहा, क्या तुम भी भाग रही थीं? जोए कुछ पल के लिए एट अ लॉस फॉर वर्ड्स रहीं। कुछ सेकंड्स के बाद उसने पूछा, तुमने कैसे नोटिस किया? तुमने शर्मन का जिक्र तक नहीं किया। ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा नहीं है। मैंने पहले ही एक रीजन तैयार किया था तुम्हें परसुएड करने का, फॉर्स ने क्विकली जवाब दिया। जोए चौंकी, कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के साथ बोली, तुम्हें वापस आने की जरूरत नहीं थी। फॉर्स ने उसे इग्नोर किया और वेयरहाउस की दीवार पर प्रेस करते हुए कहा, अगर हम बात करते रहें, शायद हमें अब स्टम्प्ड होने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सब कुछ खत्म हो चुका होगा। यार, मैंने एक्चुअली अच्छा आइडिया अभी नहीं सोचा। मुझे तुरंत इंसिस्ट करना चाहिए था कि तुम्हारे साथ जाकर उसे बचाऊं। तुम डेफिनेटली मुझे परसुएड करती और खुद ही करने की सोचती। अगर हम बात को कुछ बार रिपीट करते, सब कुछ अपने आप खत्म हो जाता। जोए ने अपनी फ्रेंड की तरफ देखा और बिना किसी हेजिटेशन के उसके साइड में खड़ी हो गई, विंट्री ब्लेड हाथ में लिए। फॉर्स ने तुरंत लेमानोस ट्रैवल्स फ्लिप किया और अपनी फ्रेंड को बियॉन्डर पावर से ऑगमेंट किया। फिर उसने स्पेल बुक वापस रख दी और एक हाथ से जोए का शोल्डर पकड़ा, दूसरा हाथ फिर से दीवार पर प्रेस किया। जोए डोर ओपनिंग का इंतजार करते वक्त उसे रियलाइज हुआ कि फॉर्स ने तुरंत अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं किया। ये बेस्ट सेलिंग ऑथर ने डीप ब्रेथ लिया और क्विकली कहा, अंदर जाकर हम छुपकर ऑब्जर्व करेंगे। चांस है कुछ करने का कंफर्म करने के बाद हम एक्शन लेंगे। अगर सच में कोई चांस नहीं है या हम एक अपॉर्चुनिटी फॉर श्योर नहीं पकड़ पाते, तो हम जल्दी से चले जाएंगे। इस तरह हम कम से कम शर्मन का बदला ले सकते हैं और उसके साथ अलाइव नहीं दब जाते। सिर्फ अलाइव रहने से ही हर तरह की पॉसिबिलिटीज खुलती हैं। जोए ने तुरंत सर हिलाकर स्टर्न तरीके से जवाब दिया, ओके। फॉर्स और कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सोचा कि उसने कुछ टाइम वेस्ट कर दिया और अब और वेस्ट नहीं कर सकती। उसने इल्यूजरी डोर खोली और जोए के साथ दीवार से गुजरी, वुडन क्रेट्स की एक रो के पीछे आ गईं।
अब वो ऐसी ऑपरेशंस में ग्रीन हॉर्न नहीं रहीं, इंस्टिंक्टिवली वो बैठ गईं और लेमानोस ट्रैवल्स निकालकर एक खास पेज पर फ्लिप कर गईं। जोए ने भी आगे नहीं दौड़ा, उसने झुककर अपनी आंखें क्रेट्स के बीच गैप पर डालीं और एम्प्टी रीजन ऑब्जर्व किया। फीमेल लुकिंग शर्मन एक वुडन क्रेट पर बैठी थीं, बिना किसी एंगर के साइंस देखे। उसके ब्राउन बाल धीरे से हवा में लहराए और उसके सामने विस्काउंट स्ट्रैटफर्ड खड़ा था। रॉयल गार्ड्स का ये कैप्टन अपना कॉलर टाइट कर रहा था और एरिया सर्वे कर रहा था, मिस्ट्री की वो क्या ढूंढ रहा था। अनफॉर्चुनेटली तुम सिर्फ एक डेमोनेस हो, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बिना किसी दर्द के मरने दूंगा, तुम कंप्लीटली प्योरीफाई हो जाओगी। कहते हुए उसने अपनी इनर पॉकेट से एक आइटम निकाला। जोए ने इंटरोगेटर पोर्शन से मिली एनहांस्ड विजन का इस्तेमाल किया और उसने क्लियरली आइटम आइडेंटिफाई कर लिया। वो क्रॉस एक्सेसरी थी जो ब्रॉन्ज से ढका हुआ था। उस पर कुछ शार्प जैगेड प्रोट्रूजन्स थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पहले किसी को इम्पेल किया गया हो। उसका स्टाइल और कैरेक्टरिस्टिक्स फिफ्थ ईपोक के नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के वेरियस नेशंस में नहीं थे। वो एंशिएंट वाइब्स देता था। वेरी गुड, तुम जानती हो कि रेजिस्ट करना फ्यूटाइल है, विस्काउंट स्ट्रैटफर्ड ने कहा, जबकि उसने एक उंगली जो ब्रॉन्ज क्रॉस पकड़ी थी स्पाइक पर प्रेस की। उसका ब्राइट रेड ब्लड तुरंत बाहर आया और स्पाइक ने एब्जॉर्ब कर लिया, ऑब्जेक्ट में सीप हो गया। क्रॉस की सरफेस पर मॉटल्ड ब्रॉन्ज डिसइंटीग्रेट हो गई। नीचे एक कॉर्पोरियल फॉर्म जाहिर हुई जो एक ब्लॉब ऑफ लाइट थी। सिर्फ 1-2 सेकंड में विस्काउंट स्ट्रैटफर्ड के हाथ की आइटम एक रेस्प्लेंडेंट क्रॉस में बदल गई। उसने प्योर और फ्लॉलेस ग्लो एमिट किया, आसपास को अबनॉर्मली ब्राइट तरीके से रोशन किया। वुडन क्रेट्स की शैडोज क्विकली पीछे हट गईं, दीवार पर डार्क स्प्लॉचेस पानी की तरह इवेपोरेट हो गए। शर्मेन के पास काउंटलेस स्पाइडर वेब्स जो ओरिजिनली ट्रिसी की थीं, ऊपर उठीं और आग में स्ट्रगल कीं। सिर्फ कुछ सेकंड्स में मेल्ट हो गईं। लाइट और ब्राइट हो गई, लेकिन वो ब्लाइंडिंग नहीं थी। शर्मेन के बॉडी से ब्लैक फ्लेम्स और क्रिस्टलाइन आइस बर्स्ट हुए। वो डिम, ट्रांसपेरेंट हो गए और आखिरकार इल्यूमिनेशन में वैनिश हो गए। रेस्प्लेंडेंट क्रॉस की रेंज में कोई ट्रेसेस ऑफ ईविल या एबनॉर्मैलिटीज नहीं थे। 1 इंच भी डार्कनेस नहीं बचा। शर्मेन का एक्सप्रेशन स्लोली डिस्टॉर्ट होता देखकर जोए फॉर्स की तरफ एक झटके से देखे बिना नहीं रह सकीं। वो क्लियरली रेस्प्लेंडेंट क्रॉस की टेरर सेंस कर रही थीं और वो उसे बचाने के बारे में वेवर करने लगीं। फॉर्स ने भी देखा कि क्या हो रहा है और लेमानोस ट्रैवल्स की तरफ पॉइंट किया। उसने अपनी लेफ्ट इंडेक्स फिंगर उठाई और जोए के कान में विस्पर किया, सिर्फ एक चांस है, मैं तुम्हारे लिए उसे क्रिएट करने की कोशिश करूंगी। अगर सक्सेसफुल नहीं है या तुम सर्टन नहीं हो तो हम गिव अप करेंगे। जोए ने हेजिटेट नहीं किया, सॉलमली सर हिला दिया। फॉर्स ने तुरंत अपना बॉडी सीधा किया और लेमानोस ट्रैवल्स को चार्ड येलो पेज पर फ्लिप किया। ये पेज कॉम्प्लिकेटेड, ट्विस्टेड, इनडिस्क्राइबेबल सिंबल्स और लेबल्स से भरा हुआ था। ये एक स्ट्रॉन्ग गस्ट ऑफ विंड का फीलिंग देता था। सेलर पाथवे की डेमीगॉड पावर, हरिकेन। एक बार फिर से अपने आसपास ऑब्जर्व करने और कंफर्म करने के बाद फॉर्स ने नज़र वुडन क्रेट्स के बीच गैप से गुजारकर विस्काउंट स्ट्रैटफर्ड पर लॉक कर ली। फिर उसने अपनी उंगली जेंटली चार्ड येलो पेज पर स्लाइड की। एक एक्सप्लोडिंग वूश के साथ एक विजिबल हरिकेन विस्काउंट स्ट्रैटफर्ड के पैरों के नीचे से उठी और ऊपर की तरफ दौड़ी। रॉयल गार्ड्स का ये कैप्टन वायलेंट हरिकेन के बीच विस्काउंट स्ट्रैटफर्ड एक हेल्पलेस लीव की तरह था जो पिटीफुली उड़ा जा रहा था, जैसे वो किसी भी पल टुकड़े टुकड़े हो सकता हो। इस हालत में वो रिएक्ट कर ही नहीं पा रहा था, ज्यादा से ज्यादा बात करना। वो सिर्फ एक डिसिप्लिनरी पैलेडिन के पावरफुल बॉडी पर भरोसा कर रहा था, होपिंग कि वो इस टेरिफाइंग हरिकेन में अपना हाथ पैर या सर ना खो दे। वो ओरिजिनली मानता था कि हंट सक्सेसफुल हो गया है और ट्रिसी की कैप्चर एट हैंड है। और हाँ, वो एक्सट्रीमली सर्टेन था कि उसके टारगेट के पास हेल्पर्स नहीं हैं, इसलिए उसकी सारी नज़र शर्मेन पर थी। उसे हैरानी हुई, वो अचानक प्रे बन गया और एक ट्रैप में गिर गया बिना कोई प्रायर वार्निंग। हरिकेन के वीकन होने और उसको सिर्फ कुछ डैमेज इम्पैक्ट से लगे, कोई फेटल वुंड्स नहीं, ये रियलाइज कर विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड ने जल्दी से अपने बॉडी पर कंट्रोल वापस पाने की कोशिश की, अपकमिंग बैटल के लिए तैयार होने के लिए। उस पल उसने अपने सर में एक स्टैबिंग पेन महसूस किया, जैसे एक शार्प डैगर उसमें घुसा दिया गया हो, फिर कुछ बार ट्विस्ट किया गया हो। ये फीलिंग विस्काउंट स्ट्रैटफर्ड को फेमिलियर और अनफेमिलियर दोनों लग रही थी।
क्योंकि चाहे उसने कभी डायरेक्टली इसे एक्सपीरियंस नहीं किया था, उसने कई टारगेट्स पर अटेम्प्ट किया था उनके रिएक्शंस ऑब्जर्व करने के लिए। ये उसकी सबसे प्रोफिशिएंट बियॉन्ड द पावर्स में से एक थी। साइकिक पियर्सिंग, बैंग। अटैक होते ही विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड, जो अपनी फिजिकल स्टेट एडजस्ट नहीं कर पाया, जमीन पर सख्त ककराया, जबकि ब्रॉन्ज क्रॉस लाउडली मीटर्स दूर गिर गया। टैप टैप टैप। जियो ने विंट्री ब्लेड पकड़ी और बड़ा स्ट्राइड लेते हुए विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड की तरफ दौड़ी, जो उठने की कोशिश कर रहा था। और फोर्स, वो पहले ही लिमानोस ट्रैवल्स को फ्लिप कर चुकी थी और एक पेज पर फ्लिप किया जो गोटस्किन पार्चमेंट जैसा था। जब उसकी उंगली पेज पर स्लिड हुई, विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड की शैडोज, जो फिर से सरफेस पर आई थीं, अलाइव हो गईं, ब्लैक चेन्स में कंडेंस हुईं, जो टारगेट को लपेटी टाइटली बाइंड करती हुई। विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड, जो अभी अपनी सांस पकड़ पाया था और अलर्ट हो गया था, अभी तक अपने पनिशमेंट का टारगेट चूज करने और सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस लगाने का मौका नहीं पाया था, जब वो फिर से अपनी फ्रीडम खो बैठा। उसका मुंह भी शैडो चेन से बंध गया। अबिस चेन्स। ये सैंग्विन या मून पाथवे के मिड सीक्वेंस बियॉन्डर्स की अबिस चेन्स थीं। फोर्स ने इसका एक बार इस्तेमाल किया था और इस बियॉन्ड पावर से रादर फॉन्ड थीं। उसे बहुत यूजफुल लगा, इसलिए उसने गोल्ड पाउंड्स खर्च कर मिस्टर मून, जो विस्काउंट बन गया था, से रिकॉर्ड कराया। बैंग। इस पल विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड ने अचानक पावर अनलीश की, जो उसकी पहले की स्ट्रेंथ से बढ़कर थी। शैडो चेन्स को फाड़ दिया। उसने बाइंडिंग्स जो उसे रिस्ट्रिक्ट कर रही थीं, उन्हें पनिशमेंट का टारगेट चूज किया। लेकिन उस पल जियो पहले ही एक हाई स्पीड ट्रेन की तरह उसके सामने आ पहुंची थी, उस ट्रांसपेरेंट ट्रायंगुलर ब्लेड को थ्रस्ट करते हुए। स्प्लॉचिंग साउंड के बीच विंट्री ब्लेड टारगेट के एब्डोमेन में घुस गई। विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड का बॉडी फिर से स्टिफ हो गया। उसकी आंखें ग्लेज्ड हो गईं, जैसे वो आइस स्कल्पचर बन गया हो। जियो ने अपना हाथ छोड़ा और विंट्री ब्लेड को रॉयल गार्ड्स के कैप्टन के स्टमक में घसी रहने दिया, सीमिंगली होपिंग कि वेपन पर जो रेत शायद एग्जिस्ट करती हो, वो पोजेसिंग टारगेट को कंटिन्यू करेगी और उसे फोर्सिबली कंट्रोल में ले आएगी। तुरंत बाद उसने अपनी बाजू हिलाकर एक पंच विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड के कान के नीचे मारा। 2 भारी ब्लोज के बाद विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड बिना ग्रंट किए फेंट हो गया। उसका स्टिफ बॉडी फिर से कोलैप्स हो गया। ये स्ट्राइक कंप्लीट करने के बाद जियो ने अपनी पीठ फोर्स की तरफ छोड़ दी और तुरंत स्टैगरिंग विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड के पास से गुजरती हुई, जिसके स्टमक में विंट्री ब्लेड थी, और शर्मेन की तरफ दौड़ी, जो वुडन क्रेट पर बैठी थी। फोर्स ने फिर से लिमानोस ट्रैवल्स फ्लिप किया, दूसरी बियॉन्ड द पावर्स का इस्तेमाल कर विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड के बॉडी पर एक और लेयर रिस्ट्रिक्शंस ऐड की। फिर वो वुडन क्रेट्स की रो से बाहर निकली, जिसके पीछे छिपी थी, और पहले उस ब्रॉन्ज एंशिएंट क्रॉस के पास गई। सीन ने उसे शक कराया कि वो डेमीगॉड लेवल का आइटम है। ऑफिशियल बियॉन्डर्स की भाषा में ये ग्रेड 1 सील्ड आर्टिफैक्ट है, और विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड उसे कैरी और यूज कर रहा था। उसे विश्वास था कि क्रॉस के नेगेटिव इफेक्ट्स इतने डायरेक्ट नहीं थे। वो उसे उठाने की कोशिश कर सकती थी। जरूर, एक फॉर्मर एस्ट्रोलॉजर होने के नाते फोर्स ने चलते हुए प्योर क्रिस्टल बॉल निकाला, क्विकली डिविनेशन की। कोई प्रॉब्लम्स नहीं। फोर्स ने आउटकम पर नजर डाली और अपनी पेस तेज कर दी। इस पल जियो पहले ही शर्मेन के सामने आ पहुंची थी। इस फ्रेंड को, जो रादर ब्यूटीफुल बन गया था, उसे देखकर वो कुछ पल के लिए एट अ लॉस फॉर वर्ड्स रही। उसकी नज़र में शर्मेन की कंडीशन टेरेबल स्टेट में थी। इस डेमोनिस के बाल ऊपर उठ रहे थे, हर स्ट्रैंड मोटी हो रही थी, जैसे वो छोटे सांप हों। छोटे सांपों के एंड्स पर कुछ में आंखें या मुंह थे। वो एक्सट्रीमली बिजार और टेरिफाइंग दिख रहे थे। शर्मेन के चेहरे पर ब्लैक पेंट जैसा मिस्टीरियस पैटर्न उसकी स्किन से बाहर आया और क्विकली उसके बॉडी पर फैल रहा था। उसकी थोड़ी वेकेंट आंखें क्विकली जियो को रिफ्लेक्ट करने लगीं। वो ग्रेजुअली अपनी स्पिरिट रिकवर करने लगीं, और उसके साथ थोड़ा कन्फ्यूजन और पेन भी। उसने मुंह खोला और स्टटर करते हुए कहा, जियो, मैं बहुत दर्द में हूं। जियो की विजन इंस्टेंटली ब्लर हो गई। चाहे वो मिस्ट्री वर्ल्ड की जनरल नॉलेज के कई डिटेल्स में अभी भी लैकिंग थी, क्योंकि टैरो क्लब की डिस्कशन उसके सर के ऊपर से गुजर रही थी, और MI9 से मिली इन्फॉर्मेशन मोस्टली सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में थी। वो फिर भी लूजिंग कंट्रोल के बारे में कुछ जानती थी। अनअफिलिएटेड बियॉन्डर्स में ये वो चीज़ थी जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। इसलिए जियो जानती थी कि शर्मेन कंट्रोल खोने लगा है। ये इररिवर्सिबल है और सिचुएशन सिर्फ खराब होगी। शर्मेन ने लगता है अपनी स्टेट सेंस कर ली थी। उसने सांस खींची, वीक स्माइल दिखाई। उसने डिफिकल्टी से कहा, मुझे मार दो, मैंने बहुत अनस्पीकेबल सिंस किए हैं। मैंने जो चाहिए था वो भी पा लिया। जियो के आंसू टपक गए। बिना हेजिटेशन के उसने अपना हाथ पलटा, अपनी बैकअप वेपन, एक ऑर्डिनरी रिवॉल्वर निकाला। फिर उसने रिवॉल्वर को शर्मेन के फोरहेड पर रख दिया।
शर्मेन मुस्कुरा दी। उसकी आंखों में फिर से एक मेस्मराइजिंग चाम आ गया। मुझे बुलाओ, मुझे शर्मेन बुलाओ। शर्मेन, जियो ने फ्राउन किए बिना नहीं रह सकी, आंखों में आंसू भराए। बैंग बैंग बैंग, उसने बार बार ट्रिगर दबा दिया और बुलेट्स चला दी। फ्रेश फ्लावर्स एक साथ खिल गईं, रेड और ब्यूटीफुल। फॉर्स ने अनजाने में ही होंठ पर्स कर लिए जब उसने ये देखा। 2 सेकंड्स बाद उसने लंबी साई ली। उसने झुककर ब्रॉन्ज क्रॉस की तरफ हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां उस आइटम को छुईं, ऐसा लगा जैसे उसने आग को छुआ हो। वो गर्म और स्कॉल्डिंग थी, इतनी गर्म कि सोल को जला दे। फॉर्स ने इंस्टिंक्टिवली अपना हाथ वापस खींच लिया, अलार्म्ड और पजल्ड महसूस करते हुए। उसे याद आया कि विस्काउंट स्ट्रैटफर्ड ने कभी ऐसे तरीके से एक्ट नहीं किया। अपने थॉट्स दौड़ते हुए फॉर्स ने विस्काउंट स्ट्रैटफर्ड की तरफ एक झटके से देखा और ब्रॉन्ज क्रॉस को पास ही खड़ी जियो की तरफ किक कर दिया। ट्राई करो। और हाँ, हमें तुरंत निकलना होगा। पहले की कमोशन डेफिनेटली ऑफिशियल बियॉन्डर्स को अट्रैक्ट करेगी, और कौन जाने वो शख्स जो मैसेज छोड़ गया है वो क्या करेगा। जियो, जिनकी आंखें लाल हो गई थीं, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। उन्होंने झुककर ब्रॉन्ज क्रॉस उठाया। उसे पूरा टाइम कोई डिस्कम्फर्ट नहीं हुआ। फॉर्स ने क्यों नहीं पूछा। वो स्टिफ विस्काउंट स्ट्रैटफर्ड के बॉडी के पास गईं और वॉरेली आसपास देखा। जियो ने ब्रॉन्ज क्रॉस वापस रख दिया। उसने शर्मेन की कॉप्स उठाई और विस्काउंट स्ट्रैटफर्ड के पास वापस आईं। वो आइटम बहुत प्रेशियस है, उसका स्टेटस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम डेफिनेटली रॉयल फैमिली के परस्यूट एफर्ट्स का टारगेट बनेंगे। हमें कुछ इंटरफियरेंस करना होगा। फॉर्स ने नीचे विस्काउंट स्ट्रैटफर्ड को देखते हुए सोचते हुए मटर किया। उसने क्विकली डिसीजन लिया। उसने हाथ उठाए, सर झुकाया और पायसली मिस्टर फूल के ऑनरिफिक नेम चैंट करने लगा। उसे विश्वास नहीं था कि क्रॉस छोड़ने से रॉयल फैमिली की परस्यूट रुक जाएगी, क्योंकि उन्हें लोअर प्रायोरिटी माना जाएगा। इसलिए बिना किसी हेजिटेशन के उसने मिस्टर फूल से हेल्प के लिए प्रे किया। उसकी नज़र में आइटम को मिस्टर फूल को सैक्रिफाइस करना वहां रहने से बेहतर था। ऑलमोस्ट एक ही समय उसने एक होली एंजल देखा जिसके पास 12 पैर फायरी विंग्स थे। एक फैंटम एंजल से प्रोजेक्ट हुआ और स्काई से उतरता हुआ उसे और जियो को लेयर्स ऑफ फ्लेमिंग विंग्स में लपेटे। ये खत्म होने के बाद फॉर्स कुछ कहने ही वाली थी कि उसे महसूस हुआ कि उसका बॉडी क्विवर कर रहा है। उसे एक पर्टिकुलर सेंस ऑफ हॉरर और ईविल वॉइड से परमिएट होता हुआ लगा। उसकी आंखें फोकस्ड हो गईं। उसने हेजिटेट नहीं किया और बैठकर हाथ बढ़ाकर जियो और विस्काउंट स्ट्रैटफर्ड की काफ पकड़ी। साथ ही उसके ब्रेसलेट पर फाइनल डार्क ग्रीन स्टोन जिसमें बर्न मार्क्स थे ने एक ब्लू और इल्यूजरी राइट एमिट की। एक ब्लिंक में फॉर्स, जियो, विस्काउंट स्ट्रैटफर्ड और शर्मेन के बॉडीज ट्रांसपेरेंट होकर वहां से वैनिश हो गए। सेकेंड्स में वो डॉग्स एरिया से निकलकर सेंट जॉर्ज बरो के आउटस्कर्ट्स पर अपीयर हुए। इस प्रोसेस में फॉर्स ने अपनी स्क्राइब की बियॉन्ड द पावर का इस्तेमाल किया, रिकॉर्ड किया ट्रैवलिंग। आसपास ऑब्जर्व करने और कंफर्म करने की जंगल में कोई नहीं है। फॉर्स ने जियो और विस्काउंट स्ट्रैटफर्ड को छोड़ा और बॉडी सीधी की। मिस्टर फूल के एंजल की ब्लेसिंग से ज्यादा खतरा नहीं होना चाहिए। जो शख्स हमारे ऊपर उतरा था वो हमें लॉक नहीं कर पाएगा। फॉर्स ने साई ऑफ रिलीफ लिया, फिर लिंगरिंग सेंस ऑफ फियर के साथ कहा, आखिर में जो शख्स हमारे ऊपर उतरा था वो डेफिनेटली एक सेंट था। थैंकफुली हम क्विकली एस्केप कर गए। जियो ने जेंटली शर्मेन की कॉप्स नीचे रखी और सोचते हुए कहा, अगर वो शख्स शर्मेन की मॉनिटरिंग कर रहा था तो वो शायद पहले ही जान चुकी हैं कि हम कहाँ रहते हैं। हमें वहां नहीं जाना चाहिए। हाँ, हमें अपना रेजिडेंस बदलना होगा, फॉर्स ने ग्रेट एक्सपीरियंस से कहा। फिर उसने अपनी नज़र बेहोशी में पड़े विस्काउंट स्ट्रैटफर्ड पर डाली। अब तुम उसे इंटेरोगेट कर सकती हो, हर सेकंड काउंट करो। कहते हुए उसने लेमानोस ट्रैवल्स जियो को दी और एग्जॉर्ट किया। इस पर टेलीपैथी है और कैंडल लाइट के साथ यूज होती है, और सिंपल और अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस से शुरू करो ताकि उसका रेजिस्टेंस कम हो। जियो ने सॉलम एक्सप्रेशन के साथ स्पेल बुक लिया, लेकिन उसकी कलाई थर्राई। लेमानोस ट्रैवल्स पकड़ नहीं पाई। ब्रॉन्ज नोटबुक जमीन पर गिर गई, जबकि जियो ने फ्राउन करते हुए कहा, आग की तरह है। फॉर्स को पहले सेम एक्सपीरियंस हुई थी, इसलिए कुछ सोचकर उसने कहा, वो क्रॉस फेंक दो और फिर ट्राई करो। जियो ने उसकी सजेशन फॉलो की और सक्सेसफुली लेमानोस ट्रैवल्स उठा ली। इसे दूसरे मिस्टिकल आइटम्स के साथ पकड़ा नहीं जा सकता। फॉर्स ने यह देखकर सर हिला दिया। जियो ने इस प्रॉब्लम पर ज्यादा बात नहीं की। उसने क्विकली एक लिट कैंडल तैयार की। फिर उसने विंट्री ब्लेड निकाली और विस्काउंट स्ट्रैटफर्ड को उसकी स्टिफ और डेज्ड स्टेट से रिलीफ। चैप्टर 1023 मेसन डेरे की मौत। हिज मैजेस्टी। शियो थोड़ी कंफ्यूज्ड और भारी कंफ्यूजन में थी जब उसने विस्काउंट स्ट्रैटफर्ड का रिप्लाई सुना।
उसे अजीब लगा कि शर्मेन इंटेंशनली रॉयल गार्ड्स के इस कैप्टन के पास जाए सिर्फ इसलिए कि वो जान सके कि उसका लॉयल्टी किसके साथ है। ये कोई ऐसी चीज नहीं लगती जो ग्रेट इंपॉर्टेंस या वैल्यू रखती हो। और विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड का जवाब वो बहुत नॉर्मल और बिना किसी फॉल्ट्स के था। शर्मेन ने ऐसे जवाब के लिए अपनी जान दे दी। शियो ओरिजिनली चाहती थी कि वो शर्मेन की इस ट्रिवियल मैटर की इन्वेस्टिगेशन के रीजन पर प्रेस करे, लेकिन उसने तुरंत रियलाइज कर लिया कि ये शायद की इंटेल इन्वॉल्व करता है और जल्दी ही। इससे विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड, जो नेसेसरी स्टेट में नहीं आया था, रेजिस्टेंस कर सकता है। इसलिए उसने धीरे से अपनी इंस्टिंक्टिव अर्ज को रोका। उसने कुछ देर सोचा और पूछा, क्या तुम मेसन डेरे को जानते हो? हाँ, विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड ने ब्लैंकली जवाब दिया। शियो डेरेचा ने रादर सिंपल और अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछना जारी रखा। वो कौन है? वो रॉयल गार्ड्स का फॉर्मर कैप्टन है, विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड ने सिंपली जवाब दिया, इलैबोरेट किए बिना। इस पल फॉर्स ने टेलीपैथी को इतने सुपरफिशियल लेवल पर नहीं सुना। उसने प्योर क्रिस्टल बॉल निकाला और शियो की पॉकेट में रखा। अपनी आइटम्स ट्रांसफर करने के बाद उसने फिर से झुककर केयरफुली ब्रॉन्ज क्रॉस उठाने की कोशिश की। इस बार उसकी कांपती उंगलियों के बीच सोल बर्निंग फीलिंग ने उसे अटैक नहीं किया। इससे उसे आसानी से स्पाइकी आइटम उठाने दिया। एज एक्सपेक्टेड, ये क्रॉस दूसरे मिस्टिकल आइटम्स के साथ कोएग्जिस्ट नहीं करता। मेरे पास अभी भी मून पेपर फिगरीन और एंशिएंट रेट्स की रेमनेंट स्पिरिचुअलिटी है, लेकिन इसने रिएक्ट नहीं किया। इसका मतलब है कि ये आइटम्स के साथ कोएग्जिस्ट कर सकता है जो बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं रखते, लेकिन स्पिरिचुअलिटी और स्ट्रेंथ को रेजिस्ट नहीं करेगा। अगर ऐसा है तो क्या ये मेरे बॉडी के अंदर वाली बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक को भी रिजेक्ट करेगा? लेकिन ऑब्वियस नहीं लगता। ये इसका दूसरा नेगेटिव साइड इफेक्ट है और उसे कुछ टाइम लगता है साइंस दिखाने में। फॉर्स को इस एंशिएंट ब्रॉन्ज क्रॉस के बारे में जनरल आइडिया था। फिर उसने वेरिली उसे एक बैग में स्टोर कर दिया जो हर तरह के रिचुअल मटेरियल से भरा था। ये करने के बाद फॉर्स ने अपनी कलाई पर सिल्वर ब्रेसलेट को देखा। उसने कंफर्म किया कि वो कंप्लीटली एम्प्टी है और कोई एक्सेसरीज नहीं लटकी। उसने 5 स्टोन्स का इस्तेमाल कर लिया जो उसे टेलीपोर्ट करने देती थी, लेकिन फॉर्स अब पहले जितनी एंग्शियस नहीं थी। चाहे उसे विश्वास था कि फुल मून रेविंग्स हर स्टोन के इस्तेमाल से क्लियरर और मोर टेरिफाइंग हो जाएंगी, उसे ये भी पता था कि मिस्टर फूल की मदद से ये प्रॉब्लम नहीं है। पिछले साल में अगर उसे हर फुल मून या ब्लड मून पर ग्रे फॉग के ऊपर कुछ टाइम बिताने की जरूरत ना होती तो वो भूल ही जाती कि वो फुल मून रेविंग से सफर कर रही है। उम्मीद है कि कर्स एक दिन खत्म हो जाएगा। डल सिल्वर ब्रेसलेट से अपनी नजर हटाकर फॉर्स साय किए बिना नहीं रह सकी। फिर उसने सिंसियरली मिस्टर फूल का दिल से शुक्रिया अदा किया। चाहे उनका रियल गोल कुछ भी हो, उन्होंने मुझे बार बार बचाया है। ये सिर्फ फुल मून रेविंग से ही नहीं। इस क्रॉस का लेवल उतना लो नहीं लगता। पता नहीं मिस्टर फूल इंटरेस्टेड होंगे और मेरी सैक्रिफाइस एक्सेप्ट करेंगे। मेरे पास कोई अच्छे आइटम्स या न्यूज़ नहीं थे उनकी बेनेवोलेंस का बदला देने के लिए। मैं आखिर एक अपॉर्चुनिटी देखती हूँ। ये कॉमन स्पॉइल ऑफ वॉर है। मैं इसका सिर्फ आधा ही मालिक हूँ। पता नहीं क्या मिस्टर फूल ऐसी सैक्रिफाइस एक्सेप्ट करेंगे जिसके राइट्स मेरे पास सिर्फ आधे हैं। नहीं, शियो भी पहले मिस्टर फूल से बचाई गई है। ही शायद ये मिस्टर फूल को प्लीज कर दे। अगर वो सैटिस्फाइड हो गया तो शायद वो कुछ बियॉन्डर पावर्स प्रोड्यूस करे और मुझे उन्हें लेमैनोज ट्रैवल्स में रिकॉर्ड करने दे। नहीं, लेमैनोज ट्रैवल्स डीएटी की पावर्स रिकॉर्ड नहीं कर सकती। वो मिस्टर फूल की पावर्स को विथस्टैंड नहीं कर पाएगी। उनके नीचे एंजल्स की पावर्स भी चल जाएंगी। नहीं, मैं ज्यादा ग्रीडी नहीं बन सकती। मैं सैटिस्फाइड रहूंगी अगर मिस्टर वर्ल्ड अपनी कुछ पावर्स मुझे रिकॉर्ड करने के लिए डेमोन्स्ट्रेट करे। फॉर्स के थॉट्स वॉन्डर हो गए। उसकी एक्सपेक्टेशंस ड्रीम जैसी थी। ये एक बेस्ट सेलिंग ऑथर की इंस्टिंक्ट थी। और क्यों उसने बियॉन्डर पावर्स रिकॉर्ड करने के अलावा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया, उसका कारण ये था कि आज उसे रियलाइज हुआ कि डेमीगॉड लेवल की बियॉन्डर पावर्स कितनी इंपॉर्टेंट और टेरिफाइंग हैं। अगर लेमैनोज ट्रैवल्स में हरिकेन रिकॉर्ड नहीं होता तो वो और शियो विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड को कैप्चर नहीं कर पाते। वो एस्केप तक नहीं कर पाते। चाहे ब्रॉन्ज क्रॉस शामिल ना करें, विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड खुद में एक रादर पावरफुल बियॉन्डर था। अगर वो शुरू में हरिकेन से इंजर्ड ना होते और गिरकर डिजी ना होते तो उनकी स्नीक अटैक्स इस लेवल की सक्सेस तक नहीं पहुंचती। हाई चांस था कि वो काउंटर अटैक का शिकार हो जाते। जरूर रिस्प्लेंडेंट क्रॉस को विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड से अलग करना आज की इस ब्रीफ बैटल की विक्ट्री का की था। और फिर से ये सब हरिकेन की वजह से।
केयरफुली सोचा जाए तो अगर हम एक कम प्रेसिंग सिचुएशन में होते और अगर ब्रॉन्ज क्रॉस और नोटबुक में डेमीगॉड पावर्स एक्सक्लूड करें तो शियो और मैं मिलकर विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड को डिफीट कर सकते हैं। इवन क्वाइट गुड ऑड्स होते। नोटबुक में रिकॉर्डेड बियॉन्डर पावर्स वेरीड हैं और एक साथ रखने पर दे आर ट्रूली पावरफुल। शियोज साइकिक पियर्सिंग और विंट्री ब्लेड के इफेक्ट्स के साथ हेड ऑन बैटल में विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड का डिफीट रीजनेबल है अगर उसके पास कोई स्पेशल मिस्टिकल आइटम्स ना हो तो। एक लिविंग स्क्राइब जो रिच एक्सपीरियंस रखती है एक्चुअली इतनी पावरफुल है। फोर्स जितना ज्यादा सोची उतना ही स्ट्रेंज महसूस करने लगी। उसे रियलाइज हुआ कि वो रादर फॉर्मिडेबल बन गई है। जब वो एंशिएंट रेत से डील कर रही थी उसने पहले ही सिमिलर कंक्लूजन पर पहुंच लिया था और इस बार उनका एनिमी विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड लोएन रॉयल फैमिली का रॉयल गार्ड्स का कैप्टन था। वो कम से कम सीक्वेंस 6 और शायद सीक्वेंस 5 था और हां, उसके पास डेमीगॉड लेवल का आइटम था। उसकी स्ट्रेंथ का लेवल क्लियर था, इसलिए इससे फोर्स को इमीडिएटली अपना लेवल बियॉन्डर वर्ल्ड में बेंचमार्क करने का मौका मिला। चाहे उनकी विक्ट्री मेनली स्नीक अटैक से आई, लेकिन एक सक्सेसफुल स्नीक अटैक भी स्ट्रेंथ का मैनिफेस्टेशन है। मैं पहले ही स्क्राइब हूं, पावर्स का अच्छा कॉम्बिनेशन लेमैनोज ट्रैवल्स के साथ मैं पहले ही एक रादर स्ट्रॉन्ग सीक्वेंस 5 हूं। एक ही प्रॉब्लम है कि मुझे एक्सपीरियंस की कमी है। फोर्स पॉइंटेंटली रिफ्लेक्ट करते हुए उसने शियो और विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड की तरफ नजर डाली, उनके सवाल जवाब सुनना जारी रखा। इस पल शियो का सवाल एक रादर की टॉपिक तक पहुंच गया था जो इजीली रेजिस्टेंस की वजह बन सकता था। मेसन डेरे कैसे मरे? ये सवाल पूछते हुए शियो का एक्सप्रेशन अचानक कॉम्प्लिकेटेड और एक्सपेक्टेंट हो गया। वो भी डिलेमा में थी, एक्साइटमेंट और फियर की पैंग्स महसूस कर रही थी। ये वो सवाल था जो वो 8 साल पहले पूछना चाहती थी। इन लगभग 3000 दिनों में वो कॉन्स्टेंटली इसका जवाब ढूंढ रही थी, लेकिन वो इस बात से भी डरती थी कि जवाब वो एक्सपेक्ट नहीं करती। वो डरी थी कि उसका फादर सच में म्यूटिनी में इन्वॉल्व था और इसलिए एग्जीक्यूट किया गया, उसकी रेप्यूटेशन मार दी गई। विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड ने शियो के सवाल का तुरंत जवाब नहीं दिया। वो स्ट्रगल करता हुआ लगा, फिर बोला। उसने हिज मैजेस्टी का सीक्रेट डिस्कवर किया और 3 चर्चेस को इन्फॉर्म करने की कोशिश की, लेकिन फेल हो गया। उसे ऑन द स्पॉट एग्जीक्यूट कर दिया गया। शियो कुछ सेकंड्स के लिए डेज में चली गई, फिर आखिर उसने पाए गए जवाब को कंफर्म किया। चाहे ये जवाब उसे शॉक कर गया, लेकिन इससे जो दिल मुंह में आया था वो वापस अपनी जगह पर आ गया और वो शांत हो गई। सीक्रेट, हिज मैजेस्टी का सीक्रेट? उसने सॉफ्टली अपने आप से मटर किया और प्रेसिंग टोन में पूछा, क्या सीक्रेट? उसके पास वाली फोर्स भी डम्फाउंडेड हो गई। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चीजें इस स्टेज तक पहुंचेंगी। इस पल विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड के फेशियल मसल्स विजिबली कॉन्ट्रैक्ट हुए। उसे बहुत मेहनत लगी कुछ शब्द कहने में। वो सीक्रेट है। अचानक उसका बॉडी जर्क किया, उसकी कंफ्यूज्ड आंखें फिर से लैंसर गेन करने लगी। तुरंत बाद उसका बॉडी सबसे माइन्यूट पार्ट से कोलैप्स हो गया और इंस्टेंटली एक बॉल ऑफ फायरवर्क्स में ट्रांसफॉर्म हो गया। ब्लड रेड फायरवर्क्स आसमान में उड़े और एक्सप्लोड हुए, नाइट स्काई को रोशन करते हुए जैसे वो फोर्स और शियो की आंखों में रिफ्लेक्ट हो रहे हों। ये पहले एक्सपीरियंस कर चुके फोर्स ने अपनी आंखें मोमेंटरीली ब्लैंक होने के बाद टाइम वेस्ट नहीं किया। उसने तुरंत बैठकर शर्मेन की कॉर्प्स और शियो की कलाई पकड़ ली। उनके फिगर स्विफ्टली ट्रांसपेरेंट हो गए और वहां से वैनिश हो गए ब्रिज के सदर्न एरिया में। ग्रे फॉग के ऊपर क्लेन जो सी गॉड सेप्टर पकड़े हुए था ने फायरवर्क्स देखे जो आसमान को लाल कर रहे थे। जब फोर्स ने उससे प्रे किया, वो कोइंसिडेंटली मैग्निफिसेंट पैलेस में था और कोनास किलगॉर के एक्शंस ऑब्जर्व कर रहा था। उसने कन्वीनियंटली रेड प्रीस्ट कार्ड ले लिया और पेपर फिगरीन का इस्तेमाल किया। मिस्टीरियस स्पेस की पावर्स स्टर्ड हुई और रिस्पॉन्स दिया। इस प्रोसेस में उसने देखा कि मिस मजिशियन और मिस जजमेंट के पास जो शख्स पड़ा था वो विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड था। ये उन टारगेट्स में से एक था जिसे उसने ग्रेट इंपॉर्टेंस दी थी। चाहे उसने पर्सनली उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं किया था, उसे पता था कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है। उसे पता था कि डेमिनिस्ट्रेसी उसे टारगेट कर रही है, इसलिए उसने एक बॉल में उसका अपीयरेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर लिए थे। क्लेन को नहीं पता था कि टैरो क्लब के मेंबर्स क्या कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड इन्वॉल्व था, उसने डेफिनेटली इसकी इंपॉर्टेंस राइट ऑफ नहीं की। उसने डायरेक्टली मिस मजिशियन और मिस जजमेंट के साथ आगे क्या हुआ क्रिम्सन स्टार्स के थ्रू ऑब्जर्व किया। डेमीगॉड एडवांस करने और भी ज्यादा अथॉरिटीज पाने के बाद उसे टैरो क्लब मेंबर्स से प्रे किए बिना डायरेक्टली क्रिम्सन स्टार के थ्रू उनके आसपास ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं थी। ये स्पेशली मार्किंग आउट बिलीवर्स जैसा था, लेकिन क्लेन ने हमेशा इसके प्रति ग्रेट रिस्ट्रेंट रखा
और कभी अटेम्प्ट नहीं किया। इससे उसने शियो और विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड की कॉन्वर्सेशन सुनी, और क्योंकि उसे अंडरलाइंग ट्रूथ पता थी, उसे बहुत अच्छे से पता था कि वो किसकी लॉयल है, कि ट्रू मीनिंग और इंपॉर्टेंस क्या है। फॉर्मर रॉयल गार्ड्स कैप्टन मेसन डेरे के किंग के सीक्रेट को डिस्कवर करने और 3 चर्चेस को इन्फॉर्म करने की कोशिश फेल होने के साथ क्लेन के पास पहले ही एक गेस था। उसे शक था कि बैकलैंड की ग्रेट स्मॉग का ग्रेटेस्ट कल्प्रिट लोएन किंगडम का किंग जॉर्ज III है। चैप्टर 1124 पूरिया पुराने धांडे पारंपरिक कौशल। ऊपर वाले उस धुंडे गरीब खाना पैलेस में क्लाइन, जिसके हाथ में सी गॉड का सेप्टर था, भारी भावनाओं से टेबल पर पड़ी हुई ब्लैक एम्परर और टायरेंट कार्ड्स को देख रहा था। हालांकि विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड के जवाब से सिर्फ इतना ही पता चलता था कि किंग जॉर्ज III ने एक बड़ा राज छिपाया हुआ है। बैकलैंड की उस बड़े ग्रेट स्मॉग में उसका बड़ा हाथ था और लगता है वो एक बड़ा मास मर्डरर है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो ही सबका मास्टरमाइंड है, क्योंकि शायद वो सिर्फ एक कठपुतली है। पर क्लाइन के लिए ये काफी था। निशाना क्लियर था और अब उसके पास पता लगाने के लिए क्लूज थे कि वो क्या सोच रहे हैं। जब मिस मैजिशियन और मिस जजमेंट एबनॉर्मलिटी वाले एरिया से निकलकर सेफ हो गईं, तो क्लाइन ने अपनी नज़र हटा ली और अपनी प्रेयर विजन से MI9 के डेप्यूटी डायरेक्टर कोनस किलगॉर की हरकतों पर नज़र रखना शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद जब कोनस ने कंफर्म कर लिया कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा और वो सेफ है, तो वो एक पहाड़ी दीवार के पास गया और कोई चीज़ निकाली। उसका पूरा जिस्म एक भूतिया नीली सी चमक से चमक उठा और वो धुंधला धुंधला सा हो गया। फिर पुफ, गायब, कोई ट्रेस नहीं। अच्छा, तो ये है कोई खास तरीके की ट्रैवलिंग, किसी चीज या रिचुअल के जरिए एक छोटे एरिया में टेलीपोर्ट हो जाना। वो दिन याद आ गया जब मैं इंस जैंगविल की अंडरग्राउंड रुइन से निकला था। तब भी मैं ऐसे ही एक दरवाजे से गुजरा था। हाँ, और ये जगह उस पहाड़ से ज्यादा दूर नहीं है जहां मिस्टर ए ने मेरी चेजिंग की थी। ये सेटअप एक बिल्कुल परफेक्ट और छुपा हुआ इलाका चाहता होगा। अंदर से परमिशन के बिना बस कोई एक्टिवेशन आइटम लेकर जाना काम नहीं आएगा। और अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो सिर्फ उस रिचुअल को डिस्ट्रॉय करो, दुश्मन अंदर नहीं आ पाएंगे और एग्जैक्ट लोकेशन भी नहीं ढूंढ पाएंगे। क्लाइंट समझ गया। विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड के दिए गए क्लूज से उसने ये अंजाम निकाला कि राजा का राज और उसकी साजिश इसी अंडरग्राउंड रुइंस की गहराई में छिपी हुई है। वहां घुसने मिल गया तो सच्चाई मिल जाएगी। लेकिन उसके बाद जो मुश्किलें आईं, सोच के ही दिल दुखता था। पहले तो वो एक्टिवेशन आइटम हासिल करना पड़ेगा, फिर अपने फेसलेस बनने की आदत का इस्तेमाल करके गार्ड्स को उल्लू बनाना पड़ेगा, फिर टेलीपोर्ट करना पड़ेगा। कोई भी काम आसान नहीं था। अरोड्स के मुताबिक कोनस किलगॉर सिर्फ ब्लैक एम्परर पाथवे का डेमीगॉड ही नहीं, बल्कि एक खतरनाक सील्ड आर्टिफैक्ट भी रखता है। बिना किसी फरिश्ते की मदद के, बिना किसी को पता चले कोनस को हराना और फिर उसे खत्म करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लग रहा था। और एंजल से मदद मांगना भी अपनी अलग तबाही है। हर किसी के अपने ही रीजंस हैं जो उन्हें मना करने को मजबूर करते हैं। चाहे मैं कोनस को छुपके से हरा भी दूं, तो भी अंदर जाकर क्या करूंगा? पिछले इंसिडेंट से साफ पता चलता है कि वो फेसलेस के खिलाफ बिल्कुल तैयार होंगे। राजा, साइकोलॉजी, एल्केमिस्ट और डेमोनिस्ट सेक्ट की मिलीजुली साजिश, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होगी। बहुत चांस है कि अंडरग्राउंड रुइंस के अंदर कोई एंजल भी मौजूद हो। क्लाइन का भौंका उठ गया। कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। उसने लंबे धब्बेदार टेबल के किनारे पर थपथप किया और सोचा कि अपनी सोच की सीमाओं से बाहर निकलकर कोई नया रास्ता सोचना पड़ेगा। चंद सेकंड्स बाद उसके दिमाग में बिजली सी कड़क गई। अरे, मैं ये सारे काम अकेले ही क्यों कर रहा हूं? राजा का राज और उसकी साजिश जरूर स्टॉर्म, एवरनाइट और स्टीम तीनों चर्चेस के लिए नुकसानदेह होगा, वरना रॉयल गार्ड्स के पिछले कैप्टन मेसन डेरे तीनों चर्चेस को खबर देने की कोशिश क्यों करता? मैं तो अभी के लिए एवरनाइट गॉडेस का ब्लेसिड हूं, कम से कम अभी तो हूं। तो फिर साफ बात है ना कि मैं क्या करूं? ये मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन भी होगा स्कॉलर ऑफ द ओड पोशन फॉर्मूला के बदले में। एक पल में क्लाइन के विचार बिल्कुल साफ हो गए। वो बिना किसी देरी के ढूंढे वाले एरिया से निकलकर असली दुनिया में आ गया। नीली सफेद चेकर्ड पजामे पहने गर्मन स्पैनो ने फिर से हाथ जोड़े और प्राचीन हर्मीज में जपना शुरू किया। हे एवरनाइट गॉडेस, जो ब्रह्मांड से भी ऊंची है और सदा रहने वाली है, आप ही क्रिम्सन की रानी हैं, छिबाओ की माता हैं, दुर्भाग्य और भयानक की महारानी हैं, आराम और खामोशी की मलिका हैं। इस बार क्लाइन ने कोई रिचुअल नहीं किया, क्योंकि वो कोई दान या जवाब नहीं मांग रहा था। वो बस विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड के बयान और कोनस किलगॉर के बारे में अपनी ऑब्जर्वेशंस गॉडेस तक पहुंचाना चाहता था। इसलिए सीधी प्रेयर काफी थी। प्रेयर खत्म करके क्लाइन ने बहरी सांस ली और जंगल के एक सूने कोने में खड़े होकर आगे होने वाले मुमकिन हादसों का इंतजार करने लगा। 1 मिनट से कम में उसके सामने एक अक्स अचानक से उभर आया, जैसे किसी ने तेजी से एक तस्वीर बना दी हो।
आने वाला एक सीधी साधी चोगा पहने हुए था, कमर में छाल की पट्टी बंधी थी, लंबे बाल थे और नंगे पैर थे। उसके काले शांत आंखों वाली थी, और वो थी कोई और नहीं बल्कि सबसे ऊंची दर्जे की आर्च बिशप और तपस्वियों की नेता, सर्वेंट ऑफ कंसीलमेंट आर्याना। शुभ संध्या मैम, आर्याना ने क्लाइन ने बिना किसी हैरानी के सर झुकाया। आर्याना ने उसकी तरफ देखा और सलाम किया। शुभ संध्या। उन्होंने बेकार की बातें किए बिना सीधा सवाल पूछा। कोनस किलगौर यहीं कहीं पास है? हाँ, 10 किलोमीटर से कम दूरी पर, क्लाइन ने दिशा दिखाते हुए कहा। उसने एक चीज का इस्तेमाल करके अपने आप को गायब कर लिया है, अब आगे क्या करना चाहिए? आर्याना ने हल्का सा सर हिलाया और कहा, इंतजार करो कि वो बाहर निकले, फिर मौका देखकर उसे पकड़ लो। ये थोड़ा ज्यादा सीधा साधा तरीका नहीं हो गया? आप तो इतनी शांत सादगी से भरी हुई तमीज वाली शख्स नहीं फरिश्ता लगती हैं। आपकी आंखों में इतनी अग्रेशन कहाँ से आती है? अगर कोनस अंडरग्राउंड रूइंस में नहीं गया बल्कि किसी और सीक्रेट बेस में गया, या फिर वो राजा की साजिश में इतना गहराई से शामिल नहीं है, तो चर्च की आर्च बिशप का MI9 के टॉप ब्रास पर हाथ डालना बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज हो जाएगी। पूरा किंगडम हिल जाएगा। क्लाइन समझ नहीं पा रहा था कि आर्याना के इस फरमान पर क्या जवाब दे। हालांकि अगर वो खुद ही इस मामले को संभालता तो कोनस पर जरूर हाथ डालता। आखिर उसके गुलामी के धंधे और लोगों को चुप कराने के कांड उसके लिए काफी थे। लेकिन मसला ये था कि एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के डेमीगॉड का अटैक करना और एक ऑर्थोडॉक्स चर्च की आर्च बिशप का अटैक करना, दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। मानो जैसे क्लाइन के विचार को पढ़ लिया हो, आर्याना शांत भाव से समझाई, आप ही हाथ डालेंगे, मैं नहीं। अच्छा, ये नया तरीका है। आर्याना ने आगे कहा, मैं आपके लिए एक छुपे हुए संसार की रचना करूंगी और जरूरी मदद भी पहुंचाऊंगी। छुपे हुए हालात में लड़ाई एक फरिश्ते की मदद से? क्लाइन ने सर हिलाकर मना लिया। फिर हमारी घाट कहाँ रचेगी? आर्याना ने सरल उत्तर दिया, आपके मेगर मैनर में। मेरे ख्याल भी वही थे, पर मैं खुद कहना नहीं चाहता था। क्लाइन ने गहरी सांस ली और छोड़ दी। घाट की जगह चुनने का कारण बिल्कुल सीधा था। कोनस पर तब हमला करना था जब वो अपने आप को बिल्कुल सेफ और बेखौफ समझता हो। ये तय है कि जब कोनस अपना सीक्रेट मिशन खत्म करके मेगर मैनर वापस आएगा तो उसे लगेगा कि रात के सबसे खतरनाक काम खत्म हो गए हैं। उसका गार्ड बिल्कुल नीचे होगा। इसी वजह से अगर राजा का राज और साजिश बहुत ही महत्वपूर्ण है तो हो सकता है वापस आते वक्त भी कोई एंजल उसे देख रहा हो। लेकिन जब वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वापस आ जाएगा तब मॉनिटरिंग हटा ली जाएगी। आखिर एंजल भी तो आदमी है, उनकी भी कोई लिमिट होगी। शुक्र है मैंने सबसे छुपकर पीछा किया था और दूरी भी काफी थी। लगता है मैम आर्याना ने मुझ पर ही लड़ने की जिम्मेदारी इसलिए डाली है ताकि रिस्क कम हो और उनकी एनर्जी भी बचे। छुपे हुए संसार बनाए रखना और अंडरग्राउंड रूइंस के अंदर के मौजूदात को लड़ाई का पता न चलने देना शायद उनकी बहुत एनर्जी खा जाता होगा। अपने तेज दौड़ते विचारों के बीच क्लाइन को समझ आ गया कि आगे क्या करना है। इसी वक्त आर्याना ने कहा, छुपे हुए संसार की लड़ाई असली दुनिया को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वाह, ये तो अच्छी बात है। क्लाइन ने मन ही मन तारीफ की और सोचकर बोला, फिर मुझे तुरंत कुछ तैयारियां करनी पड़ेंगी। ठीक है, आर्याना ने शांत भाव से जवाब दिया। उन्होंने तो ये भी नहीं पूछा कि मुझे क्या तैयारियां करनी है। मैं तो कहने ही वाला था कि मुझे कपड़े बदलने हैं। अपनी ही बात पर हंसते हुए क्लाइन ने अपने नीले सफेद चेकर्ड पजामे की तरफ देखा। उसकी बाईं हाथ की हथेली जल्दी से ट्रांसपेरेंट हो गई और वो वहां से गायब हो गया। मेगर मैनर के अंदर क्लाइन फिर से प्रकट हुआ। गमन स्पैरो का रूप धारे हुए उसने जल्दी से कपड़े बदले और एक टॉप हैट पहना। फिर उसने एक कागज का पन्ना निकाला और अपनी उंगली से लिखना शुरू किया। उंगली की नोक से लाल शोला निकलकर कागज को जले बिना उसी पर काला निशान छोड़ने लगा। ये निशान जल्दी ही एक कॉम्प्लेक्स सिंबल बन गया, जो कि छिपाव और रहस्य को खोजने का मिक्स था। इस सिंबल के बनते ही कमरे के पूरे बदन वाले आईने में अंधेरा छा गया और पानी जैसी रोशनी लहराने लगी। एक चांदी की आउटलाइन उभर कर आई, जो एक के बाद एक शब्द बना रही थी। परम पूज्य महान स्वामी, आपका वफादार और मजबूत सेवक अरोड्स आपकी सेवा में हाजिर है। क्या आप कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ, क्लाइन ने सर हिलाया और खिड़की के बाहर देखा। कोनस किलगौर के पास कौन सी डेमीगॉड शक्तियां और खतरनाक सील्ड आर्टिफैक्ट्स हैं? ये वो बात थी जिसका उसे पहले से अंदाजा था। कोनस को निशाना बनाने के बाद उसने ज्यादा जानकारी जमा की थी और अब और जानना चाहता था, ताकि उसके खिलाफ स्ट्रैटेजी बना सके। पूरे बदन वाले आईने पर चांदी के शब्द टेढ़े मेढ़े होकर जल्दी ही नए शब्दों का रूप धरने लगे। महान स्वामी, कोनस किलगौर द फॉलन का एक अर्ल है। अपनी शक्तियां छिपाने के लिए वो एक सील्ड आर्टिफैक्ट इस्तेमाल करता है, जो कि लॉयर पाथवे का है, लेकिन उसमें आबिटा पाथवे की कुछ विशेषताएं घोल दी गई हैं। उसका नाम है, क्या नाम बताओ? चैप्टर 1025 रैंडम चल्लू भर पानी एनोमलीज। पूरे बदन वाले आईने पर चांदी के शब्द जैसे जिंदा हो गए थे, गायब हुए और फिर से बने।
कॉन्सर्टो ऑफ लाइट एंड शैडो एक पॉकेट वॉच है। ये एक खास इलाके में कुछ एक्शंस को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है और किसी टारगेट की कुछ बियॉन्ड अ पावर्स भी छीन सकता है। जब दोनों को एक साथ इस्तेमाल किया जाए तो बनती हुई लिमिटेशंस दोनों प्रकार से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ये कॉन्सर्टो टारगेट को कुछ नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स भी गिफ्ट कर सकता है। उसे सुस्त बना सकता है, बेचैन कर सकता है, लालच में डाल सकता है या फिर उसका जोश उतारकर सिर्फ पैसे पर केंद्रित करवा सकता है। इनके अलावा इस सील्ड आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करने वाला टारगेट की बात, हरकत, इरादे और हमलों को डिस्टॉर्ट करने की क्षमता रखता है। घातक हमले को घायल कर सकता है या फिर हमले को पीछे की तरफ धकेल सकता है, जैसे भागते हुए को आगे भड़का दे। इस कॉन्सर्टो के नेगेटिव इफेक्ट्स काफ़ी गंभीर हैं। इनमें सबसे खास नेगेटिव इफेक्ट ये है कि जब भी ये कॉम्बैट में आता है तो उस इलाके में पैदा होने वाली हर बियॉन्डर इफेक्ट में बीच बीच में रैंडम एनोमलीज आ जाती हैं। ये दोस्त दुश्मन नहीं देखता, इसलिए कंट्रोल करना मुश्किल और अनिश्चित हो जाता है। मतलब आप लाइटनिंग स्ट्राइक करेंगे तो शायद बिजली गिरेगी या फिर टारगेट पर ठंडा पानी फटक जाएगा या फिर कोई अनजान स्पिरिट वर्ल्ड क्रीचर बुलाएगा। इसी वजह से कोनस किलगोर ने जानबूझकर एक ऐसी मिस्टिकल आइटम ढूंढी है जो उसे क्रूशियल वक्त पर काफ़ी लकी बना दे, ताकि ये रैंडम इफेक्ट्स उसके ही फायदे में आएं। ये थोड़ा बहुत काम आता है लेकिन ज़्यादा खास नहीं। कोनस किलगोर के पास एक और अजीब रिवॉल्वर है। ये एक ईविल गॉड के सैक्रिफाइस के दौरान हुई एनोमली से पैदा हुआ था। इसका नाम है रिवर्स शाउट ऑफ डिस्पेयर। ये बिना गोली के चला सकता है और हर गोली में बड़ी ताकत होती है। ये एक मिनिएचर मशीन गन की तरह तेजी से गोली चला सकता है। जिस टारगेट को ये लगेगा उसे रेवर के आखिरी दर्दनाक चील सुनाई देगी, जिससे वो अलग अलग दर्जे के दर्द, चक्कर और उलझन में फंस जाएगा। इस रिवॉल्वर की सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसको चलाने वाला भी वही चील सुनेगा, बस उतनी बार नहीं। एक अर्ल ऑफ द फॉलन होने के नाते कोनस किलगोर में डिस्टॉर्शन और बिस्टोमेंट में क्वालिटेटिव चेंज आया ही होगा। इसके अलावा वो एक्सप्लॉइट और मैग्नीफाई भी कर सकता है और डिसऑर्डर का इस्तेमाल करके तरीकों को उल्टा पुल्टा कर सकता है। एक्सप्लॉइट कुछ स्टेट्स को लंबा खींच सकता है या जल्दी खत्म कर सकता है। ये नियमों को अपने फायदे में बदल देगा, जैसे हवा में कूदने के बाद जमीन से दूर होने की स्टेट को लंबा करके वो उड़ता ही रहेगा। मैग्नीफाई अपने एक्शंस के असर या प्रभाव को बढ़ा सकता है, एक आम हमले को एग्जीक्यूशन बना सकता है, दूर से किए हक को एक रिस्ट्रिक्शन बना सकता है। डिसऑर्डर चीज़ों की बनावट, नापों के मानकों और हमलों की शुद्धता को प्रभावित करेगा। ये एक बड़े से बिल्डिंग को गिरा सकता है, दूरी को चंद कदमों तक घटा सकता है और उसे टारगेट करने वाले हमलों को चुका सकता है। मैग्नीफाई, एक्सप्लॉइट और डिस्टॉर्शन के जरिए लॉयर पाथवे के बियॉन्डर वो काम कर सकते हैं जो सिर्फ आर्बिटर पाथवे वाले कर सकते हैं। जरूर, अर्ल ऑफ द फॉलन में लॉयर पाथवे के लो और मिड सीक्वेंस पावर्स जैसे ब्राइब भी हैं, और वो भी ज्यादा ताकतवर। महान स्वामी, मैंने आपके सवाल का उत्तर दे दिया, कैसा लगा? तेरा जवाब तो एक पूरा गाइड बुक है। तो स्पिरिट वर्ल्ड से जानकारी जमा करता हुआ बोल रहा था क्या? और क्या हर चीज पर तारीफ की भीख मांगना जरूरी है? क्लेन ने अंदर ही अंदर ताना मारा और हल्का सा सिर हिला दिया। शाबाश। अरोडिस के सवाल का जवाब देने के बाद वो तुरंत फोकस मोड में आ गया और डेमीगॉड कोनस किलगोर की शक्तियों और उसके ताकतवर सील्ड आर्टिफैक्ट की विशेषताओं का विश्लेषण करने लगा। एक अर्ल ऑफ द फॉलन बिल्कुल सीक्वेंस 4 डेमीगॉड है। हर पहलू में क्वालिटेटिव चेंज है, चाहे बिस्टोमेंट हो, डिस्टॉर्शन हो, एक्सप्लॉइट हो या फिर मैग्नीफाई हो, कोई भी आसान नहीं है। मैं जरा भी गलती करूंगा तो पछताऊंगा। वहीं डिसऑर्डर इतना भयंकर नहीं है। यह बस सीक्वेंस 5 मेंटर ऑफ डिसऑर्डर की पावर का एनहांस्ड वर्जन है। कॉन्सर्टो ऑफ लाइट एंड शैडो में आर्बिटर डोमेन के ट्रेड्स हैं, और इसमें सबसे परेशानी की बात है उसका नेगेटिव साइड इफेक्ट्स। सीआर पाथवे के बियॉन्डर के तौर पर मेरा कॉम्बैट स्टाइल बिल्कुल प्रेपरेशन, प्रिसिजन और कंट्रोल वाला है। जब लड़ाई शुरू होगी तो मूव्स एक के बाद एक आएंगे। इस दौरान अगर कोई रैंडम डेविएशन आ गई तो पूरा प्लान उल्टा पुल्टा हो जाएगा। बहुत खतरनाक है। सोचते हुए क्लेन ने महसूस किया कि समस्या का मूल कॉन्सर्टो ऑफ लाइट एंड शैडो नाम के सील्ड आर्टिफैक्ट से है। एक ऐसे बियॉन्डर के तौर पर जो अपने दुश्मन के लिए ट्रैप सेट करना पसंद करता है, क्लेन ये नहीं चाहता था कि अपनी मेहनत से बनी डेंजरस सिचुएशन में जाने के बाद उसे पता चले कि जब वो अपने फेट साइफन चार्म का इस्तेमाल करके अपनी किस्मत टारगेट से बदलकर उसे हराने वाला है, तब उसका आइटम एक खरगोश बुलवा दे या फिर पटाखे फोड़ा दे उसका स्वागत करने के लिए। कोनस किलगोर अपनी किस्मत बढ़ाकर इसके असर को घटा सकता है, लेकिन मैं नहीं कर सकता। एंजल लेवल की फॉर्च्यून या मिस फॉर्च्यून के अलावा कुछ भी मुझ पर असर नहीं करेगा। लेकिन मेरे पास विनर एन्योनी नाम का मैरियोनेट है। क्लेन ने सोचा और अरोडिस को दूसरा सवाल दिया।
उस सील्ड आर्टिफैक्ट के बीच बीच में आने वाले रैंडम एनोमलीज से कैसे बचा जाए? गहरे आईने के लहरों से चांदी के शब्द उभर के नए वाक्य बने। बचने की जरूरत ही नहीं है। कोनस किलगौर को बस अनलकी होना पड़ेगा, और इसके लिए एवरनाइट पाथवे के डेमिगॉड एक्सपर्ट हैं। सही बात है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से जब तक कोनस किलगौर मुझसे ज्यादा अनलकी होगा, मैं लकी रहूंगा। मैम आर्याना ने कहा है कि वो मेरी मदद कर सकती हैं। उनके लिए छुपी हुई हालात बनाने से पहले कोनस किलगौर पर थोड़ा मिसफॉर्चून फेंक देना बिल्कुल आसान और सरल होगा। क्लेन ने तुरंत खुश होकर सिर हिला दिया। बहुत अच्छा, आज के लिए इतना ही। अगर कुछ और चाहिए तो मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। हाँ स्वामी, कोई दिक्कत नहीं स्वामी। अलविदा स्वामी। पूरे बदन वाले आईने की सतह पर एक सरल सी ड्राइंग और उसके बाद चांदी के शब्द थे। जब आईना फिर से नॉर्मल हो गया तो क्लेन ने अपनी नजर हटाई और तेजी से दिमाग में आने वाली लड़ाई का सिमुलेशन शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके मन में एक विचार आया और उस इंस्पिरेशन को पकड़कर उसे रिफाइन करने लगा। कुछ टेंटेटिव प्लान्स बनाने के बाद क्लेन बालकनी पर गया और रात के आसमान में गार्डन की तरफ देखकर फुसफुसाया, क्या आप लड़ाई से पहले कोनस किलगौर पर मिसफॉर्चून डाल सकती हैं? कुछ पलों की खामोशी के बाद एक शांत और सामान्य सी आवाज उसके कानों में गूंजी। हाँ, फिर मेरे हिसाब से ठीक है, क्लेन ने तुरंत जवाब दिया। उसके आसपास फिर से खामोशी छा गई। एक ठंडी हवा चली और क्लेन बिना किसी भावना के मनोर की तरफ कुछ सेकंड्स तक देखता रहा। फिर उसने अपने सिल्क टॉप हैट को दबाया, बाएं हाथ पर पहने हुए इंसानी चमड़ी वाले ग्लव को खींचकर ठीक किया और अपने अंडरआर्म होल्स्टर से डेथ नेल रिवॉल्वर निकाला। उसके तुरंत बाद उसने अपने अंगूठे से आयरन ब्लैक रिवॉल्वर के सिलेंडर को घुमा दिया। रात और गहरी हो गई, जबकि लाल चांद कभी कभी बादलों को चीर देता था। माइगर मैनर बिल्कुल गहरी नींद में था। इस पल एक अक्स टुसक रिवर के दक्षिण बैंक से छुपके छुपके अपने कमरे में पहुंचा। वो कोई और नहीं MI9 का डिप्टी डायरेक्टर कोनस किलगौर था, जो सफेद शर्ट और काली पतलून पहने हुए था। डेमिगॉड जिसके चेहरे पर एक स्टाउट सी भावना थी, उसने आसपास देखा और कोई एबनॉर्मैलिटी नहीं देखी। उसके चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कुराहट फैली और वो गेस्ट रूम में रखे बार काउंटर की तरफ चला। एक कप उठाया, माइगर की एक बोतल लाल शराब उठाई। वो अपनी बढ़िया रात के जश्न में अपने लिए थोड़ी सी शराब डालने ही वाला था कि उसका स्पिरिचुअल परसेप्शन जाग उठा और उसने अचानक सिर उठाकर देखा। उसने देखा कि चिमनियों वाली इमारत पर अचानक से छाएं छा गई हैं, जैसे स्याही से रंग दी गई हों। चिमनियों के सामने माइगर मैनर की मेन बिल्डिंग के स्टीपल लैंडमार्क्स पर भी वही अंधेरा था। उजाला लाल चांद चिमनी के पीछे खामोशी से लटक रहा था। ऊपर आसमान में बादल और तारे गायब हो चुके थे। बड़े से लाल चांद के अलावा हर तरफ काला अंधेरा था। रात के आसमान के नीचे फूल और पेड़ साफ साफ दिख रहे थे, लेकिन उनमें जीवन के निशान नहीं थे। वो धुंधले थे, जैसे बहुत दूर हों। काला और लाल, छाएं और इमारत, खामोशी और पौधे, ये सब कुछ कोनस किलगौर के सामने इतने अजीब हालात में मौजूद थे। ये क्या? डेमिगॉड की आंखें फैल गईं और उसने बिना किसी देरी के जवाब दिया। उसने अपनी बाईं हाथ अपने कपड़ों के अंदर डाला और अपनी दाहिनी हाथ अपने बगल के नीचे से दो चीजें निकालीं। इनमें उसके दाहिने हाथ में एक अजीब रिवॉल्वर था, पूरा ग्रे रंग का, आम रिवॉल्वर से बड़ा, जैसे क्लासिकल बैटल्स में इस्तेमाल किए जाने वाले स्लेज हैमर का आधा साइज। रिवॉल्वर की एक और अजीब विशेषता ये थी कि उसमें 6 नलें थीं, हर एक काफी मोटी। उनका मुंह अंधेरा था और सिलेंडर पर 10 से ज्यादा बुरे दिखने वाले रिवेट्स लगे थे, जिससे एक अजीब सी क्रूड ब्यूटी आ गई थी। कोनस किलगौर की बाईं हाथ में एक आयरन स्किन्ड पॉकेट वॉच था। वॉच के फेस पर आधा हिस्सा वक्त के क्रम में लगी निशानियों से भरा हुआ था, जबकि दूसरा आधा बिल्कुल उल्टा पुल्टा था। वो पड़ोसी इलाके में भी घुस गया था। दोनों तरफ मैकेनिज्म देखना मुमकिन नहीं था और उन्होंने एक और ज्यादा कॉम्प्लेक्स और सर दर्द आने वाली स्ट्रक्चर बना दी थी। इसके लगभग एक ही समय एक अक्स बड़े से लाल चांद से निकलकर तेजी से उड़ता हुआ आया। वो बढ़ता और साफ होता गया। वो एक जवान आदमी था, काले बाल, ब्राउन आंखें और तीखे खाखे। जवान आदमी सिल्क टॉप हैट और ब्लैक ट्रेंच कोट पहने हुए था। एक हाथ में एक अनोखा रिवॉल्वर था और दूसरे हाथ पर एक ट्रांसपेरेंट इंसानी चमड़ी का ग्लव था। आसपास की रोशनी में वो बड़े से लाल चांद का बोझ उठाए हुए लग रहा था। गहरमन स्पैरो।